अस्सलाम वालेकुम। मेरा जिस्म अस्पताल के एम्बुलेंस में रखा हुआ था और बरलवीज करीब बैठा था, जबकि गाड़ी में तैमूर साहिब और होशा मौजूद थे। मैं अपने जिस्म के करीब बैठा हुआ था और बांग्लादेश से आने वाला तीसरा साथी भी करीब ही मौजूद था। एम्बुलेंस और गाड़ी पहुंच गई तो स्ट्रेचर को तैमूर साहिब के कमरे में पहुंचा दिया गया। फिर होशा ने मुझसे कहा, अब तुम अपने जिस्म में जा सकते हो। मैंने अपने जिस्म में दाखिल होने में कोई ताख़ीर नहीं की और फिर मैं अपने जिस्म के साथ साथ उठ बैठा। तुम्हें एक बार फिर से जिस्म में देखकर बेहद खुशी हो रही है, तैमूर साहब ने खुश होकर कहा। और मुझे भी बेहद खुशी हो रही है, लेकिन फिलहाल मैं अपने कमरे में जाना चाहूँगा। मैंने कहा, वो क्यों? तैमूर साहब ने हैरत से कहा, क्योंकि मैं अस्पताल की चादर में ज़्यादा देर रहना पसंद नहीं करूँगा। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। सब लोग हंस पड़े। फिर मैं चादर को अच्छी तरह अपने जिस्म के गिर्द लपेट कर अपने कमरे में आ गया। यहाँ आकर मैंने गुस्ल किया और कपड़े बदल कर तैमूर साहब के कमरे में आ गया। हाँ भाई, तफसील से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या वाक़यात पेश आए। जिस रात बरलवीज आप और मैं मौसीकी की महफिल सजाए बैठे थे, हम लोगों पर बरलवीज की बजाई हुई धुनों का बहुत गहरा असर हुआ और हम लोग शहर में आ गए। आपने शीता के कहने पर मेरे गिर्द खींचा हुआ हिसार खत्म कर दिया। शीता का कहना था कि वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैं भी ना जाने क्यों उससे शदीद मोहब्बत करने लगा। इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि उसकी खातिर मैं सब कुछ करने को तैयार था। हत्ता कि मैंने आसमान पर उसके साथ शैतान के लिए काम करने की भी हामी भर ली। और अब मैं सोचता हूँ कि आखिर मुझे क्या हो गया था। तुम दरअसल उसके जादू में गिरफ्तार हो गए थे और ये जादू बांग्लादेश में हमारे साथी ने ख़त्म किया, बरलवीज ने कहा। अच्छा, तुम ये बताओ कि आखिर क्या क्या हुआ? तैमूर साहब ने तजस्सुस से पूछा। मैंने उन्हें तफसील बता दी। वो किसी गहरी सोच में डूब गए, जबकि बरलवीज बोला, शीता तुम्हें कई ऐसे मुकामात पर भी ले गई जहाँ मुझे जाने की इजाज़त नहीं थी। वो वाकई तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। अब चूंकि तुम वहाँ पर बहुत कुछ देख चुके हो और बहुत सी बातें जान चुके हो, तो ये तमाम मालूमात हमारे लिए मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। तैमूर साहब ने बरलवीज की तायद की। अच्छा, वो बांग्लादेश से आने वाला मेरा साथी कहाँ है? मैंने कदरे हैरत से पूछा। जब तुम अपने कमरे में गए तो मैंने उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया, होशा ने बताया। अब आइंदा के लिए तुम्हारे पास क्या लाहे अमल है? मैंने होशा से पूछा। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है, एक ऐसा दुश्मन जो ना सिर्फ बहुत ताकतवर है बल्कि उसके पास दिमागी सलाहियतें भी हैं। अब तक वो अपने कई दुश्मनों को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है। उसकी दिमागी सलाहियतों के सिलसिले में तो तैमूर साहब हमारी बहुत मदद कर सकेंगे, क्योंकि ये टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म के माहिर हैं। मैंने अपनी राय का इजहार किया। मेरी बात सुनकर तैमूर साहब हंस दिए और बोले, शायद इस सिलसिले में मैं तुम लोगों की कोई मदद न कर सकूं, क्योंकि जिस शख्स का तज़किरा होशा ने किया है वो पुरस्रार उलूम का बहुत बड़ा माहिर है, लिहाजा उसकी दिमागी सलाहियतें भी बहुत ज़्यादा हैं। होशा ने मुझे उसके मुतल्लिक बताया है। उस शख्स को जिसका नाम सांतो है, मैं थोड़ी देर के लिए भी काबू में नहीं कर सकूंगा। वैसे तुम लोगों को जहां भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। कल मेरी अपने बेटे फारस से भी बात हुई थी। मैंने उसे भी मशवरा दिया है कि अब वो पुरस्रार उलूम सीखने की तरफ तवज्जो दे और उसने वादा किया है कि वो जल्द ही मेरी बात पर अमल करेगा। आप ठीक कहते हैं तैमूर साहब, पहले मैं टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म सीखने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब मुझे भी एहसास हो गया है कि पुरस्रार उलूम के मुकाबले में टेलीपैथी और हिप्नोटिज्म को कोई हैसियत नहीं। तैमूर साहब हंसकर बोले, चलो अच्छा हुआ कि तुम भी पुरस्रार उलूम की अहमियत को समझ गई। वैसे एक बात तुम्हें बताऊं कि मैंने होशा से बात कर ली है। अब मैं उनके पास जाया करूंगा और उनसे बाकायदा पुरस्रार उलूम सीखूंगा। मुस्तकबिल में शैतान से खतरनाक मुकाबले का इम्कान है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं कुछ पुरस्रार उलूम सीख लूँ। मैंने तैमूर साहब से कहा, यह तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। तैमूर साहब ने खुश होकर कहा, सांतो के साथ कहाँ मुकाबला होना है? उसका मुकाबला करने के लिए हमें समुद्री सफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद जंगल में जाना होगा, वहीं उसका ठिकाना है, होशा ने बताया। कब जाना होगा हमें? मेरा ख्याल है कि कल ही तैयारी कर लेंगे और परसों रवाना हो जाएंगे। खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गया, अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला गया। सुबह मैं और बरलवीज गाड़ी में तफरीह के लिए निकल पड़े। उस रात जब शीता मुझे अपने साथ ले गई तो तुम लोगों ने क्या किया? मैंने बरलवीज से पूछा। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सामने सड़क पर नजरें जमाए हुए था। मैं मौसीकी के जादू में इस कदर जकड़ा गया कि मुझे होश ही ना रहा मेरे आसपास क्या हो रहा है। मैं आंखें बंद किए पियानो बजा रहा था। बहुत देर बाद जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां बदरूहें चीख चिल्ला रही थी। हर तरफ अंधेरा था। मैंने तैमूर साहब से कमरे में रोशनी करने के लिए कहा। उन्होंने ट्यूबलाइट जला दी। रोशनी हुई तो हमने देखा कि तमाम बलाएं और बदरूहें जा चुकी हैं और तुम्हारा जिस्म जमीन पर पड़ा था। मैंने तैमूर साहब से तुम्हारे मुतल्लिक पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तो उन्होंने बताया कि वो मौसीकी में महव हो गए थे और उनके जिस्म में
अजीबोगरीब जज्बात जन्म ले रहे थे। इसलिए जब तुमने उनसे कहा कि तुम्हारा हिसार खत्म कर दिया जाए तो उन्होंने हिसार बखुशी खत्म कर दिया। हिसार खत्म होते ही शीता ने मौका से फायदा उठाया और तुम्हारी रूह को अपने साथ ले गई। फिर हमने तुम्हारे जिस्म को अस्पताल में रखवा दिया ताकि तुम्हारी रूह की वापसी तक वो महफूज रह सके। बरलवीज ने तफसील बताई। हम लोग क्लिफ्टन पहुंच गए। गाड़ी पार करके हम साहिल पर आ गए। सामने ठाठे मारता समुंदर बहुत ही भला लग रहा था। साहिल पर बहुत से बच्चे, औरतें, मर्द और बूढ़े मुख्तलिफ चीज़ों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बरलवीज और मैंने जूते उतारकर हाथ में पकड़ लिए, फिर अपनी पतलूना के पांचे ऊपर करने के बाद गीली रेत पर चलने लगे। हम लोग ऐसी जगह चल रहे थे जहां पानी की मौजें बार बार आकर हमारे पाँव को छूती हुई गुजर गईं। मैंने बरलवीज से पूछा, एक रूह की हैसियत से तुम क्या कुछ कर सकते हो? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बवक्ते ज़रूरत लोगों की नज़रों से गायब हो सकता हूँ। अपने जिस्म को छोड़कर गायब होने की सलाहियत की वजह से मैं बहुत फ़ायदे हासिल कर सकता हूँ। इसी तरह रूहानी तौर पर मैं फौरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ। अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो मैं अपने मौजूदा जिस्म को छोड़कर किसी और जिस्म को इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए। कल हमें शैतान के खिलाफ कार्रवाई के लिए रवाना होना है। ना जाने सफ़र के दौरान कैसे हालात पेश आएँ। हम लोग गाड़ी में घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो पता चला कि तैमूर साहब घर पर मौजूद नहीं। अलबत्ता होशा अपने कमरे में मौजूद था। बरलवीज अपने कमरे में चला गया जबकि मैं होशा के पास आ गया। वो एक इंसानी खोपड़ी लिए बैठा था। आओ आओ, तो तुम लोग खूब सैर व तफरी करके आ रहे हो, होशा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने होशा से पूछा। वो खोपड़ी की आंखों के सुराखों में उंगलियां डाल रहा था। कल हमें सांतों से मुकाबले के लिए रवाना होना है, इसलिए आज से तैयारियां कर रहा हूँ। क्या हम सांतों को मुकम्मल शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? मैंने पूछा। इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। सांतो एक ताकतवर और अय्यार शख्स है। वह सिर्फ ताकत पर यकीन नहीं रखता बल्कि अय्यारी, मक्कारी और चालाकी का भी भरपूर इस्तेमाल करता है। सांतो से मुकाबला तो बात की बात है, हमें इससे पहले ही बेहद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मैंने कदरे परेशानी से पूछा। कैसी मुश्किलात? पहले तो हमें समुद्री सफ़र करना होगा जो कि कानूनी नहीं होगा, और हमें सरकारी अहलकारों और दूसरे लोगों की नज़रों से बचकर उस जंगल में पहुंचना होगा जहां सांतो रहता है। फिर उस जंगल में भी बहुत से मसाइल पेश आ सकते हैं। सांतो एक बहुत बड़ी ताकत है। उसके ख़त्म होने से दुनिया भर में फैले शैतान के कारिंदों पर नफ्सियाती असर होगा कि जब सांतो मारा जा सकता है तो हम भी मारे जाएंगे। इसके अलावा सांतो के पास एक ऐसी किताब है जो अगर मेरे हाथ आ जाए तो शैतान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में हमें बहुत मदद मिल सकती है। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या तुम घबरा रहे हो? मैं बुज़दिल आदमी नहीं, लिहाजा किसी भी किस्म के हालात से नहीं घबराता। मैं न सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगा बल्कि आइंदा हर कार्रवाई में शरीक रहूंगा। मैंने कहा। मुझे तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई। तुम वाकई एक बाहिम्मत शख्स हो, होशा ने खुश होते हुए कहा। फिर उसने हाथ में पकड़ी हुई खोपड़ी को फिजा में बुलंद कर दिया और आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगा। वो आंखें खोलकर बोला, कल रात दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में शैतान के लिए 20 आदमियों और 6 औरतों की कुर्बानी दी गई। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि हम ऐसे लोगों को बचा लिया करें जिन्हें शैतान की भीड़ चढ़ाया जाना हो? मैंने होशा से पूछा। दुनिया में फैले हुए हमारे साथी भरपूर कोशिश करते हैं शैतान की भीड़ चढ़ाए जाने वाले इंसानों को बचा लिया जाए। कई लोग बचा लिए जाते हैं, इसके बावजूद बहुत से लोग मौत के मुंह में चले जाती हैं। क्या तुमने अभी अभी उन लोगों की तादाद मालूम की है जिन्हें शैतान की भीड़ चढ़ाया गया? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? होशा ने उलझे हुए लहजे में पूछा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम अभी ये तादाद मालूम कर सकते हो, तो क्या उन्हें भीड़ चढ़ाने से पहले उसके मुतल्लिक नहीं जान सकते ताकि उन्हें बचाया जा सके? मैंने कहा। उन लोगों की कुर्बानी से पहले उनके मुतल्लिक मालूम किया जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि जिस जगह लोगों को कत्ल किया जाता है वहाँ उस वक्त शैतान के कारिंदे ऐसे हिसार कायम कर देते हैं कि हमें पता नहीं चलता, होशा ने बताया। तो इसका मतलब है कि जब शैतान के कारिंदे अपना काम पूरा करके वहाँ से चले जाते हैं तब हिसार ख़त्म हो जाता है। नहीं, फौरी तौर पर हिसार ख़त्म नहीं होता बल्कि बहुत देर लग जाती है। अब देखो, मैं पहले भी कई बार मालूम करने की कोशिश कर चुका था लेकिन नाकाम रहा। अब तुम्हारे सामने मुझे मालूम हुआ कितने लोग कत्ल हुए। बांग्लादेश में हमारे साथियों ने बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता लगाया, होशा ने बताया और आराम से चारपाई पर लेट गया। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, मैंने उठते हुए कहा और फिर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। खाने पर तैमूर साहब ने बताया, आज फिर मेरी जाशान साहब से बात हुई। उनका कहना है कि मैं कल की कार्रवाई के लिए अपने बेटे फारस को भी साथ ले जाऊं। दरअसल फारस के पास ऐसे कैप्सूल और गोलियां हैं जिन्हें खाने से वो लोगों की नज़रों से गायब हो जाता है।
इसके अलावा वो हमारे और भी काम आ सकता है। तो फारस कहाँ है? मैंने तैमूर साहब से पूछा। वो कल सुबह पहुंच जाएगा। होशा ने कहा, हमें सुबह की रवानगी के लिए तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए और रात तक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लेनी चाहिए ताकि रात को आराम से सो सकें और सुबह ताज़ा दम उठें। तुमने बिल्कुल सही कहा, तैमूर साहब ने कहा। अभी कुछ देर पहले फारस का फ़ोन आया था। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, इसलिए वो कल हमारे साथ नहीं जा सकेगा। सब ने तैयारी शुरू कर दी। तैमूर साहब ने एक रिवॉल्वर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम रख लो और इसे बुरे वक्त में इस्तेमाल कर लेना। फिर उन्होंने कई गोलियां भी मुझे दी। मैंने रिवॉल्वर और गोलियां अपने बैग में रख ली। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम कभी जंगल में शिकार वगैरह के लिए गए हो? 2-3 मरतबा अपने दोस्तों के साथ गया था, लेकिन मैंने शिकार में ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया, मैंने जवाब दिया। होशा का कहना है कि हम लोग जिस जंगल में जा रहे हैं वहाँ सांतों के साथ साथ हमें मुख्तलिफ जंगली जानवरों से भी मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए तुम्हें रिवॉल्वर दिया है, तैमूर ने बताया। क्या बाकी लोगों के पास हथियार नहीं? मैंने तैमूर साहब से पूछा। हम सब के पास असलहा मौजूद है, होशा ने मेरी बात का जवाब दिया। तैयारी करने के बाद हम सब कुछ थकन महसूस कर रहे थे, इसलिए आराम की गर्ज से अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। सुबह सब लोगों ने अपना अपना सामान गाड़ी में रखा और हम सब रवाना हो गए। काफ़ी देर के सफ़र के बाद हम लोग साहिल पर एक ऐसी जगह आ गए जहाँ आसपास कोई नहीं था। सामने कुछ दूर समुंदर में एक बड़ी लॉन्च खड़ी थी। हम सब गाड़ी से नीचे उतर आए। तैमूर साहब ने मुलाजिम से गाड़ी वापस ले जाने को कहा और हम सब समुंदर की तरफ बढ़ने लगे। लॉन्च कुछ दूर खड़ी थी और साहिल पर उसका आना खतरनाक हो सकता था क्योंकि रेत में उसके फंस जाने का खतरा था। छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर हम लोग लॉन्च तक पहुंचे। लॉन्च में मौजूद 2 आदमियों ने हमारा इस्तकबाल किया। आइए तैमूर साहब, इस तरफ आ जाइए, एक शख्स ने तैमूर साहब से कहा। लिहाजा हम लोग उसके साथ चल दिए, जबकि दूसरा आदमी एक कैबिन की तरफ चला गया। हम सब एक कैबिन में आकर बैठ गए। तैमूर साहब ने उस शख्स से हम सब का तारुफ कराया। उस शख्स का नाम राजेश था। वो काफ़ी खुश मिजाज आदमी लगता था। उसने होशा से कहा, क्या आपके पास नक्शा है उस जंगल तक पहुंचने का? नक्शा तो नहीं है, अलबत्ता मैं आपको बताता जाऊं कि हमें किस तरफ जाना है, होशा ने जवाब दिया। फिर लॉन्च के स्टार्ट होने की आवाज़ आई और लॉन्च अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। कितनी देर का सफ़र हो सकता है? मैंने तैमूर साहब से पूछा। इस सफ़र के बारे में ठीक तौर पर राजेश ही बता सकता है, तैमूर साहब ने कहा। तो राजेश बोला, होशा साहब से मेरी बात हुई थी। अंदाज़ा होता है कि हम रात को किसी वक्त पहुंचेंगे, बशर्ते कि हम सही रफ्तार के साथ मुसलसल चलते रहें। रात के वक्त हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए। बरलवीज ने अपना ख्याल जाहिर किया। जंगली जानवरों का खतरा है और फिर सांतो भी रात में हम पर बआसानी हमला कर सकता है। तुम्हारा ख्याल ठीक है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर सांतो रात की तारीकी का फ़ायदा उठा सकता है तो हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं, तनवीर साहब ने बरलवीज से कहा। बरलवीज कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, आपकी बात दुरुस्त है। इस सिलसिले में हम होशा से बात कर लेंगे, फिर सबका जो मुश्तरका फैसला होगा उसी पर अमल किया जाएगा। लॉन्च तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं कैबिन से ही बाहर का नज़ारा कर रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं बाहर जाकर देखूं। मैंने बरलवीज और तैमूर साहब से कहा, मैं बाहर अरशे पर जा रहा हूं, ज़रा समुंदर के नज़ारे और हवा से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता हूं। भाई, हम तुम्हें अकेले अकेले लुत्फ़ नहीं उठाने देंगे, तैमूर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा और उठ खड़े हुए। बरलवीज भी उठ गया और हम सब बाहर आकर अरशे पर खड़े हो गए। दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा था। हम लोग बहुत देर तक समुंदर का नज़ारा करते रहे। काफ़ी सफ़र के बाद लॉन्च की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो गई। मेरा ख्याल है कि जंगल करीब आ रहा है, इसलिए रफ्तार हल्की कर दी गई है। तैमूर साहब ने ख्याल जाहिर किया। हम सब इंजन वाले कैबिन में पहुंच गए। अभी मुकम्मल तौर पर अंधेरा नहीं छाया था, इसलिए हमें राजेश, होशा और रमेश नज़र आ रहे थे। क्या जंगल करीब आ चुका है? तैमूर साहब ने होशा और राजेश से पूछा। हाँ, अब हमें कश्तियों में बैठकर जंगल में जाना होगा। राजेश और रमेश यहीं लॉन्च में हमारा इंतज़ार करेंगे, होशा ने बताया। लॉन्च बिल्कुल रुक चुकी थी। राजेश ने लॉन्च का इंजन बंद किया और बोला, आप लोग मेरे साथ आएं, मैं आप लोगों को कश्तियाँ दे देता हूँ। फिर हम सब उसके साथ लॉन्च के निचले हिस्से में आ गए। यहाँ उसने कैबिन का ताला खोला। 4 कश्तियाँ मौजूद थीं। हमने 2 कश्तियाँ निकाल लीं और उन्हें समुंदर में उतार दिया। फिर हमने अपना सामान उठाया और कश्तियों में उतर गए। मैं और बरलवीज एक कश्ती में थे, जबकि तैमूर साहब और होशा दूसरी कश्ती में। उनकी कश्ती हमसे आगे थी। कश्तियाँ काफ़ी देर तक यूं ही आगे पीछे चलती रहीं। फिर जंगल करीब आ गया। होशा और तैमूर साहब वाली कश्ती साहिल पर रुक गई और फिर हमारी कश्ती भी उनके पास पहुंच गई। हम चारों कश्तियों से नीचे उतर आए। सामने काफ़ी दूर ऊंचे ऊंचे दरख्त अंधेरे में खौफनाक बलाएं महसूस हो रहे थे।
अब तुम बताओ कि हमें किस तरफ जाना है? तैमूर साहब ने होशा से कहा। होशा बोला, तुम लोग मेरे पीछे आओ। हम सब उसके पीछे चल दिए। फिर हम दरख्तों के करीब पहुंच गए। अचानक जंगल में से किसी गीदड़ की आवाज़ सुनाई दी और फिर कई गीदड़ एक साथ रोने लगे। हम लोग कुछ आगे बढ़े तो हशरातुल अर्ज की आवाज़ें भी आने लगी। जंगल में शेर भी मौजूद हैं। होशा ने एक जगह रुक कर कहा, क्या हम किसी दरख्त पर मचान लगा लें? तैमूर साहब ने होशा से पूछा। हाँ, ये ज़रूरी है। शेर अभी करीब तो नहीं है, लेकिन वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये जंगल हर किस्म के जंगली जानवरों से भरा पड़ा है, होशा ने बताया। हमने एक मुनासिब जगह मचान बांध दी और हम सब मचान पर चढ़ गए। अचानक जंगल में कुछ इंसानों की आवाज़ आई। वो किसी ऐसी जुबान में बातें कर रहे थे जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हमने काफ़ी ऊपर मचान बांधी थी। बातें करने वाले 2 आदमी थे जो अंधेरे में मचान के नीचे से गुजर गए। उनकी आवाज़ें सुनकर हम सब खामोश हो गए। उन्होंने भी शायद मचान को नहीं देखा था। कुछ देर तो उनकी आवाज़ें आती रहीं, फिर उनकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। ये कौन लोग थे? यहाँ पर कुछ जंगली कबाइल आबाद हैं। ये लोग उन्हीं में से किसी कबीले के थे, होशा ने बताया। अब मैं अमल पढ़ना शुरू कर रहा हूँ ताकि सांतों को मुकाबले के लिए बुलाया जाए, होशा ने बताया और कुछ बड़बड़ाने लगा। अमल पढ़ने के बाद वो खामोश हो गया। फिर बोला, सांतों मुकाबले पर आने के लिए तैयार नहीं। फिर हमें क्या करना होगा? तैमूर साहब ने होशा से पूछा। मैं और कोशिश करता हूँ कि वो आ जाए। मेरी साथी बलाएं तो पहुंच चुकी हैं और जंगल में मुख्तलिफ जगहों पर मुकाबले के लिए तैयार खड़ी हैं, होशा ने कहा और फिर कुछ पढ़ने लगा। काफ़ी देर बाद वो बोला, सांतो कोई चाल चलना चाहता है, इसीलिए सामने नहीं आ रहा। हमें खुद उसके पास जाना होगा। तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? मैंने होशा से पूछा। हाँ, मैंने अंदाज़ा कर लिया है। वो एक छोटे पहाड़ की गार में मौजूद है और गार के गिर्द उसने सख्त तरीन हिसार खींच रखे हैं और मुख्तलिफ बलाएं उसकी हिफाजत कर रही हैं। तो फिर हमें उसकी तरफ चलना चाहिए, तैमूर साहब ने कहा। हाँ चलो, हमें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, होशा ने कहा। हम सब मचान से नीचे उतरे और अपना सामान कंधों पर डालने के बाद एक जानिब चलने लगे। होशा सबसे आगे था, उसके पीछे तैमूर साहब, उसके बाद मैं और फिर बरलवीज़। हम सब नहायत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे। अचानक किसी शेर की खौफनाक दहाड़ सुनाई दी। शेर की आवाज़ दूर से आई थी। बहुत दूर चलने के बाद हम एक छोटे से पहाड़ के करीब पहुंच गए। होशा बोला, यही वो पहाड़ है जहां सांतो मौजूद है, लेकिन वो बलाएं कहाँ हैं जो उसकी हिफाजत कर रही हैं? तैमूर साहब ने होशा से पूछा। वो यही कहीं हैं, लेकिन चूंकि सांतो बहुत चालाक। अभी होशा ने इतना ही कहा था कि उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया और कन्हाने लगा। क्या हुआ तुम्हें? तैमूर साहब ने कदरे परेशानी के साथ पूछा। मुझे लगता है कि जैसे मेरा दिमाग काम करना छोड़ रहा है, शायद सांतो। होशा अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सका और अपना सर थामे हुए जमीन पर गिर गया। तैमूर साहब फौरन उस पर झुकते हुए बोले, तुम्हें क्या हुआ है होशा? होशा ने कोई जवाब नहीं दिया। तैमूर साहब ने कुछ देर उसका जिस्म टटोला और बोले, ये तो बेहोश हो चुका है। अचानक शेर की खौफनाक दहाड़ फिर सुनाई दी। मैंने फौरन रिवॉल्वर निकाल लिया। होशा ने जब ये कहा था कि उसकी साथी बलाएं हमारी हिफाजत कर रही हैं तो मैं मुतमईन था, लेकिन उसके बेहोश हो जाने के बाद अब मुझे यकीन था कि बलाएं हमारी हिफाजत नहीं कर रही होंगी। शेर की दहाड़ एक बार फिर सुनाई दी। इसके साथ ही एक और शेर भी दहाड़ा और फिर 4-5 शेर एक साथ दहाड़ने लगे। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने बरलवीज़ की तरफ देखकर कहा। मुझे एक बार फिर अपना जिस्म छोड़ना पड़ेगा ताकि शेरों का मुकाबला कर सकूं, बरलवीज़ ने कहा। अचानक कई शेर हमें अंधेरे में नजर आ गए। वो हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ करके गोली चला दी। जबरदस्त धमाका हुआ और गोली एक शेर के सर में लगी, जो दहाड़ने के बाद नीचे गिर गया, जबकि बाकी शेर गोली की आवाज़ से डर गए और कुछ दूर जाने के बाद रुक गए। मैंने देखा कि बरलवीज़ अपना जिस्म छोड़ चुका है और सामने शेरों की हरकतों से लगता था कि बरलवीज़ उनसे लड़ रहा है। अचानक हमारी अकब से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। ये इंसानी आवाज़ें थीं। मुझे शक हुआ कि जंगली लोग आ रही हैं और मेरा शक यकीन में बदल गया। कई जंगली इंसान शोर मचाते हुए हमारे करीब आ गए। उनके हाथों में बड़े बड़े नेज़े और डंडे थे। वो यकीनन गोली की आवाज़ सुनकर यहाँ आ गए। उनमें से कुछ ने खौफनाक चीखें मारी और शेरों की तरफ बढ़े। कई शेर तो ज़मीन पर ढेर हो चुके थे, जबकि बाकी जंगली इंसानों की चीखों और मार से भाग गए। बरलवीज़ का जिस्म अब भी ज़मीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। होशा को भी होश न आया। अचानक कुछ जंगलियों ने हम पर हमला कर दिया। उनमें से 2 ने होशा को उठा लिया और 2 ने बरलवीज़ के जिस्म को अपने कंधों पर डाल लिया। इसके बाद वो चारों तेजी से जंगल में गायब हो गए। बाकी जंगलियों ने मेरे और तैमूर साहब के गिर्द घेरा डाल दिया और चीखने चिल्लाने लगे। उन्होंने मेरे हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। मैंने जंगलियों के बारे में पहले भी सुन रखा था कि ये लोग आदमखोर होते हैं। मुझे ये बात सुनकर ही खौफ महसूस होने लगा। कुछ देर बाद
जंगलियों ने हमारे इर्द गिर्द बाकायदा रक्स शुरू कर दिया और शायद वो कुछ गा भी रहे थे। फिर 2 ताकतवर जंगली हमारे करीब आ गए और उन्होंने हमारी कलाइयाँ पकड़ ली। फिर वो हमें खींच कर ले जाने लगे। बाकी सारे जंगली हमारे पीछे शोर मचाते आ रहे थे। जंगली हमें लेकर एक छोटे से पहाड़ के करीब आ गए। उस पहाड़ में एक गार नजर आ रहा था। जिन जंगलियों ने हमें पकड़ा हुआ था वो हमें छोड़कर गार के अंदर चले गए। वही दोनों जंगली बाहर आ गए और हमें पकड़कर अंदर ले जाने लगे। बाकी दूसरे जंगली अंदर दाखिल नहीं हुए बल्कि बाहर ही रुककर शोर मचा रहे थे। जब हम गार में दाखिल हुए तो कुछ दूर तक तो हम अंधेरे में ही चलते रहे। फिर हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हम सीधे हाथ की तरफ मुड़ गए। वहाँ रोशनी कुछ तेज थी, कुछ मशालें जल रही थी जो कि जंगलियों ने हाथों में पकड़ रखी थी। सामने मिट्टी का एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक खूबसूरत जंगली औरत बैठी हुई थी। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और सर पर ताज भी रखा था। गार की दीवारों पर शेरों और दीगर जंगली जानवरों की खालें लटकी हुई थी। तुम लोग कौन हो और जंगल में क्या करने आए हो? चबूतरे पर बैठी जंगली औरत ने पूछा। उसकी जुबान से उर्दू जुमला सुनकर मैं हैरान रह गया। तैमूर साहब और मैंने औरत की बात का कोई जवाब ना दिया, बल्कि तैमूर साहब बोले, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और हमें क्यों पकड़ा है? औरत ने उनकी बात सुनकर एक कहकहा लगाया और बोली, बहुत खूब, ये तुमने अच्छा सवाल किया और मैंने जो तुमसे सवाल किया उसका तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं, तैमूर साहब ने सख्त लहजे में कहा। हम अपने काम से जंगल में आए हैं। हमारा मकसद तुम्हें या तुम्हारे साथियों को नुकसान पहुंचाना नहीं और ना ही हम तुम लोगों से दुश्मनी करना चाहते हैं। औरत ने एक और भरपूर कहकहा लगाया और बोली, अच्छा तो तुम हमसे दुश्मनी नहीं करना चाहते, और ये जो तुम मुझे हैप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहे हो उसे क्या मैं दोस्ती कहूँ? इसका मतलब है कि तुम भी हैप्नोटिज्म जानती हो? तैमूर साहब ने पूछा। हाँ, और तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि तुम हैप्नोटिज्म में मुझसे कमजोर हो। मैं जानता हूँ कि तुम हैप्नोटाइज के हवाले से मुझसे ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें हैप्नोटाइज करके अपने लिए भागने का कोई मौका पैदा करना चाहता था, तैमूर साहब ने जवाब दिया। लेकिन हमसे बचकर भागना आसान नहीं, औरत ने कहा। अब तुम क्या चाहती हो? तैमूर साहब ने औरत से पूछा। पहले तो ये चाहती हूँ कि तुम सच सच बताओ, जंगल में क्या करने आए थे? औरत ने कहा। हम लोग अपने दुश्मन की तलाश में यहाँ आए थे, मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। कौन है वो दुश्मन? औरत ने मेरे पूरे जिस्म का जायजा लेते हुए पूछा। वो हमारे कुछ लोगों को कत्ल करके यहाँ भाग आया है। हमें इत्तला मिली थी कि वो अपने साथियों के साथ इसी जंगल में छुपा हुआ है, मैंने जवाब दिया। औरत बोली, मैं और मेरे ये साथी तुम लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि तुम लोग सच बोल रहे हो। लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम लोग सच्चे होगे? अगर हम लोग तुम्हें ये यकीन दिला दें कि हम तुम्हें या तुम्हारे साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अपने दुश्मन को मारने के बाद यहाँ से चले जाएंगे, तो क्या तुम हमको छोड़ दोगी? तैमूर साहब ने उस औरत से पूछा। औरत ने कहका लगाया और बोली, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तो फिर तुम हमारे साथ क्या सलूक करना चाहती हो? मैंने पूछा। तुम्हारे साथ या तुम्हारे साथी के साथ? औरत ने पूछा। मेरा साथी हो या मैं हूँ, एक ही बात है, मैंने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। मैं समझ नहीं पाया था कि उस औरत ने तैमूर साहब के और मेरे बारे में अलहदा अलहदा क्यों सोचा। तुम्हारे साथी के बारे में कुछ नहीं कह सकती कि मैं उसके साथ क्या सलूक करूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बुरा सलूक नहीं करूंगी, उस औरत ने जवाब दिया। क्यों? मेरे साथ कुछ क्यों नहीं करोगी? मैंने उलझे हुए लहजे में भवें सुकेड़ कर पूछा। इसलिए कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, उसने कहा और चबूतरे से नीचे उतर आई। फिर वो मेरे करीब आई और बोली, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितने पुरकशिश हो? कोई भी औरत तुम्हें देखकर अपना दिल थाम सकती है। ये मेरे लिए नई इतला है, लेकिन ना तुम मुझे अच्छी लगी हो और ना मैं तुमसे कोई ताल्लुक करना पसंद करूंगा, मैंने सख्त लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर उस औरत ने एक जोरदार कहका लगाया और बोली, इस जंगल में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। यहाँ जो कुछ होता है वो मेरी मर्जी से होता है। किसी को कोई हक नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ कर सके। इसलिए जब तक तुम मेरी गिरफ्त में हो तुम्हें किसी फैसले का इख्तियार नहीं। मैं जो चाहूंगी वही होगा। इन दोनों को कैद में डाल दो, औरत ने जंगलियों से कहा। तो कई जंगली हमारी तरफ बढ़े। फिर उन्होंने हमारी कलाइयाँ पकड़ ली। उनकी गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। वो हमें खींचते हुए एक तरफ ले गए। कुछ देर बाद वो हमें एक और तारीक गार में ले गए। उन्होंने हमें वहाँ 2 जंजीरों से बांध दिया और वापस चले गए। उनके जाने के बाद तैमूर साहब और मैं आसपास के माहौल का जायजा लेते रहे। फिर मैंने तैमूर साहब से कहा, यह हम किस मुसीबत में फंस गए हैं? तैमूर साहब ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। बोले, मुझे तो ये लोग आदमखोर लगते हैं। ये आपने कैसे अंदाज़ा लगाया? मैंने हैरत और खौफ भरे लहजे में पूछा। मैंने पढ़ा था कि जिस जंगल की सरबरा औरत हो वो कबीला आदमखोर हो सकता है, तैमूर साहब ने जवाब दिया। क्या यहाँ से निकलने का कोई इम्कान है? मैंने तैमूर साहब से पूछा। मैंने सोचा था कि मैं औरत को हिप्नोटाइज करके अपने लिए भागने का कोई मौका पैदा कर लूँगा,
तुमने देखा कि वो मुझसे ज्यादा हिप्नोटिज्म जानती है, तभी तो मेरे हिप्नोटाइज करने का उस पर कोई असर ना हुआ। ना जाने होशा और बरलवीज किस हाल में है, तैमूर साहब ने कहा। बरलवीज अपना जिस्म छोड़ चुका था और उसकी रूह शेरों से लड़ रही थी। अगर वो उसी वक्त अपने जिस्म में आ जाता तो अच्छा था, क्योंकि उस वक्त उसका जिस्म जमीन पर पड़ा था। अब जंगली उसे उठाकर ले गए। अब यकीनन उसके लिए अपने जिस्म में जाना मुश्किल होगा, मैंने कहा। अगर वो अपने जिस्म में ना गया तब भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर जंगली आदमखोर हैं तो सबसे पहले बरलवीज के जिस्म को खाएंगे, इसलिए कि वो मुर्दा है। तैमूर साहब ने तशवीश जाहिर की। फिर अब क्या करें? मैं टेलीपैथी के जरिए होशा के दिमाग में जाने की कोशिश करता हूँ। उससे मालूम करूंगा कि वो लोग किस साल में हैं। क्या होशा टेलीपैथी जानता है? मैंने तैमूर साहब से पूछा। नहीं, वो टेलीपैथी नहीं जानता। मैं उसके दिमाग में जाकर उसे बताऊंगा कि मैं टेलीपैथी के जरिए उसके दिमाग में आ चुका हूँ और जो मैं पूछ रहा हूँ वो उसका जवाब अपने दिमाग में दे। तैमूर साहब ने कहा। आप फौरन होशा के दिमाग में जाएं, मैंने कहा, और तैमूर साहब ने आंखें बंद कर ली। मैं उन्हें देखने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा, होशा के दिमाग में अंधेरा छाया हुआ है। इसका मतलब है कि वो अब तक बेहोश है। क्या आपने बरलवीज से भी रब्ता किया? नहीं, अभी करता हूँ, तैमूर साहब ने कहा और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। फिर वो आंखें खोलकर बोले, बरलवीज से रब्ता नहीं हो रहा। पता नहीं वो अपने जिस्म में है भी या नहीं। हो सकता है उसकी रूह अपने जिस्म से अभी तक अलहदा हो। फिर आहटें सुनाई दी। हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। कोई आ रहा था। रोशनी तेज हो गई। कुछ लोगों के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर वही औरत जो चबूतरे पर बैठी थी 2 आदमियों के साथ गार में दाखिल हुई। उन दोनों आदमियों के हाथों में मशालें थीं। दोनों आदमी गार के तकरीबन दरमियान में आकर रुक गए, जबकि वो औरत हमारे करीब आ गई और मुझसे बोली, क्या तुम मेरी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक तुमसे काम ले लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं करूंगी। अगर तुम बखुशी मेरी मर्जी के मुताबिक काम करते तो बहुत फायदे में रहते। मैं तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देती, लेकिन अब तुम्हारे लिए कोई रियायत नहीं। सुबह मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी और एक बहुत ही अहम राज तुमको बताऊंगी। औरत ने मगरूर अंदाज में पूछा, राज? कैसा राज? तुम क्या कहना चाहती हो? तैमूर साहब ने कदरे परेशानी से पूछा। सब कुछ तुम्हें सुबह पता चल जाएगा, औरत ने कहा और वापस मुड़ गई। दोनों आदमी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उनके जाने के बाद मैंने तैमूर साहब से पूछा, ये औरत क्या कहना चाहती थी? कौन सा राज बताना चाहती है ये? तैमूर साहब बोले, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर इसके पास ऐसा कौन सा राज है जो वो हमें बताएगी। अचानक एक शेर की धार सुनाई दी। यूं लगता था जैसे वो कहीं नजदीक ही है। तैमूर साहब और मैंने परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। शेर की धाड़ एक मर्तबा फिर सुनाई दी। अब तो यूं लगता था जैसे शेर गार के अंदर दाखिल होने वाला है, और फिर वाकई एक बहुत बड़ा शेर हमारे सामने आ गया। अंधेरा होने के बावजूद अब हमें गार में सब कुछ काफी हद तक साफ नजर आ रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत देर से गार में थे। शेर अंदर दाखिल होने के बाद एक बार फिर जोर से दहाड़ा और हमारी तरफ आने लगा। उसे अपनी तरफ आते देखकर मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी, क्योंकि हम जंजीरों से बंधे थे और अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। शेर हमसे चंद कदम के फासले पर आकर रुक गया। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा और फिर वो मेरे इतने करीब आ गया कि मुझे अपना चेहरा पीछे करना पड़ा। मुझे यकीन हो गया कि अब से चंद लम्हों बाद शेर मुंह खोलेगा और अपने तेज नोकीले दांतों से मुझे उधेड़ डालेगा। लेकिन शेर चंद लम्हे तक अपनी जगह खड़ा गुर्राता रहा और मैं खौफ की वजह से थूक निकलता रहा। अचानक गार में रोशनी हो गई और एक आदमी की आवाज सुनाई दी। शेर दौड़ता हुआ उसके पास चला गया। वो आदमी हाथ में मशाल लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, तुम बहुत खौफजदा लग रहे हो। तुम कौन हो? तैमूर साहब ने उस आदमी से पूछा। मैं इस जंगल की मलका का एक मामूली मुलाजिम हूँ। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब कोई मलका की बात मानने से इनकार कर दे, और तुम्हारे साथी ने मेरी मलका का हुक्म मानने से इनकार किया है। अगर कोई मलका की बात मानने से इनकार कर दे तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन मलका का हुक्म है कि तुम लोगों को भी जिंदा रखा जाए। ये शेर मेरे हुक्म का गुलाम है। मैंने ही इसे यहाँ भेजा था, लेकिन चूंकि इसका पेट भरा हुआ है इसलिए इसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, उस आदमी ने तैमूर साहब से कहा। फिर उसने चीख कर किसी अजनबी जुबान में कुछ कहा तो जंगली भी गार में आ गए। उस आदमी ने उनसे कुछ कहा तो जंगली मेरी तरफ बढ़े। उन्होंने मुझे जंजीरों से आज़ाद करवाया और मुझे गार से बाहर ले जाने लगे। मैंने मुड़कर तैमूर साहब की तरफ देखा। वो परेशान नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। जंगली मुझे एक और गार में ले आए। यहाँ एक दिया जल रहा था। एक तरफ तलवारें, खंजर, नेज़े और दीगर चीजें रखी थी। जंगलियों ने मुझे उल्टा लटका दिया और फिर एक जंगली ने कोड़ा हवा में लहराया और मेरी पीठ पर दे मारा। मैं शिद्दत दर्द से चीख उठा। वही आदमी गार में दाखिल हुआ जिसने शेर को हमारे पास भेजा था। वो मेरे करीब आकर बोला, कुछ होश ठिकाने आए तुम्हारे?
आखिर तुम्हारी मलका मुझसे क्या चाहती है? मैंने उस आदमी से पूछा। ये तो मैं नहीं जानता कि वो क्या चाहती है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुमने उसकी बात मानने से इनकार किया है और मैंने तुम्हें अजियतें देनी हैं। उस आदमी ने कोड़े वाले आदमी से कुछ कहा तो कोड़े वाले जंगली ने एक बार फिर कोड़ा हवा में लहराया। इससे पहले कि वो कोड़ा मेरी पीठ पर मारता, मैंने चीख कर कहा, रुक जाओ, मैं मलका की बात मानने के लिए तैयार हूँ। कोड़े वाला शख्स रुक गया। दूसरा शख्स एक जोरदार कहका लगाने के बाद बोला, तुम बहुत कमजोर इंसान हो, सिर्फ कोड़े को देखकर ही तुम्हारे होश ठिकाने आ गए। लेकिन मैं तुम्हारा पैगाम अभी मलका तक नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि अभी तुम्हें मार पड़ेगी, ताकि आइंदा कभी तुम मलका के हुक्म से इनकार के बारे में सोचो भी नहीं। उस आदमी ने कोड़े वाले को इशारा किया तो कोड़े वाले ने हवा में जोर से हाथ लहराने के बाद कोड़ा मेरी पीठ पर मार दिया। मेरी चीख फिजा में बिखर गई। कोड़े वाले का हाथ रुका नहीं, बल्कि उसने लगातार कई मरतबा कोड़ा मुझे मारा। मैं चीखता रहा। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। मजीद कोड़े खाने के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो काफ़ी पानी मेरे चेहरे पर पड़ा हुआ था और कोई मेरे चेहरे पर पानी के मजीद छींटे मार रहा था। मैंने आंखें खोल दी। मेरे ऊपर एक जंगली झुका हुआ था। उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें से पानी निकालकर वो मेरे मुंह पर छींटे मार रहा था। उसने मुझे आंखें खोलते देखा और अपना हाथ रोक लिया। फिर मुझे खामोश देखकर वो बोला, मलका का कहना है कि तुम्हें उसकी खिदमत में पेश किया जाए, उठ जाओ तुम। मैं उठकर बैठ गया। वह मुझे लेकर गार से बाहर आ गया। बाहर अब भी अंधेरा था। अंदाजा हो रहा था कि रात अभी ज्यादा नहीं गुजरी। हम दोनों उस गार में आ गए जहां पहली मर्तबा मलका के सामने हमें पेश किया गया। मलका चबूतरे पर बैठी थी। उसने मुझसे कहा, क्या तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, वह मुस्कुराकर बोली। यहाँ आओ मेरे पास। मैं चबूतरे के बिल्कुल करीब चला गया। मलका ने मुझे अपने करीब बैठने का इशारा किया तो मैं बैठ गया। फिर वो बोली, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मुझे भूख नहीं। मलका मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें भूख लगी है। तुम परेशान हो, इसलिए तुम्हें भूख का एहसास नहीं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? वह वाकई सच कह रही थी। मुझे भूख तो लग रही थी, लेकिन मैं मुख्तलिफ बातों की वजह से परेशान था। मुझे कुछ भूख है, मैंने औरत से कहा। वह मेरी बात पर धीरे से हंस दी। फिर उसने एक जंगली जुबान में कुछ कहा तो वह भागता हुआ गार से बाहर चला गया। मेरे साथी कहाँ हैं? मैंने कदरे परेशान कुन लहजे में मलका से पूछा। वो ठीक हैं, तुम उनकी फिक्र न करो, मलका ने जवाब दिया। अच्छा, आओ अब मेरे साथ, मलका ने उठते हुए कहा। मैं भी खड़ा हो गया। वह मुझे लेकर एक दूसरे गार में आ गई। ये गार बहुत खूबसूरती से सजाई गई थी। जमीन पर कालीन बिछा हुआ था जिस पर एक जानिब शेर की खाल बड़ी खूबसूरती से काट कर बिछाई गई थी। दीवारों पर शेरों और दीगर जंगली जानवरों के सर लगे हुए थे। कई दिए जल रहे थे। आओ यहाँ बैठते हैं, मलका ने शेर की खाल की जानिब बढ़ते हुए कहा। हम दोनों उस पर बैठ गए। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैंने मलका से पूछा। मैं जंगल की मलका हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। मेरा कोई नाम नहीं है, सब मुझे मलका कहते हैं, मलका ने जवाब दिया और फिर बेहुदा अंदाज में मेरे सामने लेट गई। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम भी लेट जाओ। मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लग रही थी। मैं उसके साथ नहीं लेटना चाहता था और ना ही उसकी किसी गलत ख्वाहिश की तकमील करना चाहता था। मैंने कहा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? हाँ, क्यों नहीं, मलका ने कहा और अपने दोनों हाथ होंठों पर रखकर एक अजीब सी आवाज़ निकाली। कुछ ही देर बाद एक जंगली अंदर दाखिल हुआ। मलका ने किसी अजनबी जुबान में उससे कुछ कहा तो वह बाहर चला गया और फिर वह वापस आ गया। उसके हाथ में एक प्याला और एक बर्तन था। उसने दोनों चीज़ें हमारे सामने रख दी और वापस चला गया। मलका ने बर्तन में से पानी प्याले में डाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं पानी पीते हुए सोचने लगा कि मलका से क्या बहाना किया जाए कि उसके साथ ना लेटना पड़े। फिर अचानक मेरे जहन में एक बेहतरीन बहाना आ गया। मैंने सोच लिया कि मैं लेटने के फौरन बाद उठ जाऊंगा और मलका से कहूंगा कि कोड़े लगने की वजह से मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं लेट नहीं सकता। मैंने पानी पीने के बाद प्याला उसकी तरफ बढ़ा दिया। मलका ने प्याला और बर्तन एक तरफ रख दिया और फिर लेट गई। वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, अब तो पानी भी पी लिया है, अब आराम से लेट जाओ। मैंने चेहरे पर ऐसे तासुरात बनाए जैसे मैं उसके साथ लेटने में खुशी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन जो ही मेरी पीठ जमीन पर लगी मैं चीख पड़ा और दोबारा बैठ गया। क्या हुआ तुम्हें? मलका ने परेशान लहजे में पूछा। वो भी उठकर बैठ गई। तुमने मुझे कोड़े लगवाए थे, अब मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। मैंने अपने चेहरे पर तकलीफ के तासुरात बनाते हुए उसे बताया। अगर तुम पहले ही मेरी बात मान लेते तो तुम्हें कोड़े नहीं खाने पड़ते। अब मैं तुम्हारी कमर पर एक मरहम लगा देती हूँ जिससे सुबह तक काफी हद तक ठीक हो जाओगे, मलका ने उठते हुए कहा। फिर वो बाहर चली गई। उसके जाने के बाद मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मलका वापस आ गई। उसके हाथ में एक प्याला था। उसने कहा, तुम लेट जाओ, मैं मरहम लगा देती हूँ। मैं औंधा होकर लेट गया और मलका ने मेरी पीठ पर मरहम लगा दिया। अब तुम यूं ही लेटे रहना, मरहम अच्छी तरह तुम्हारे जिस्म में जज्ब हो जाएगी।
फिर वो गार से बाहर चली गई। कुछ देर बाद आकर मेरे करीब ही लेट गई और बोली, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने झूठ बोला। तुम यहाँ जंगल में किसकी तलाश में आए थे? मलका ने पूछा। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं किसी की तलाश में आया हूँ। दरअसल मेरे साथियों की दुश्मनी है किसी से। मैंने झूठ बोला ताकि मलका का एतमाद हासिल कर सकूं। क्या तुम्हारे साथियों ने तुम्हें नहीं बताया कि वो किस दुश्मन की तलाश में जंगल में जा रहे हैं? मेरे दोस्तों के एक साथी को एक शख्स ने कत्ल कर दिया। ये लोग उसकी तलाश में थे। फिर किसी ने बताया कि वो कातिल यहाँ जंगल में छुपा हुआ है। मैंने बताया। तो क्या तुम अपने साथियों के साथ नहीं रहते हो? मलका ने पूछा। मैं उनके साथ नहीं रहता, बस यूं ही मेरी थोड़ी बहुत उनसे दोस्ती है। मेरी आदत है कि मैं बुरे वक्त में अपने दोस्तों की भरपूर मदद करता हूँ, इसलिए मैं उनके साथ कातिल की तलाश में जंगल में आ गया। मैंने मलका को बताया। अगर इस दौरान वो कातिल तुम्हें मार दे तो? मलका ने मुझसे पूछा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कहा। तुम कह रही थी कि तुम मेरे साथियों के साथ बुरा सलूक करोगी। क्या तुम उन्हें मौका नहीं दे सकती कि वो अपने दुश्मन को ठिकाने लगा दें? मैं वादा करता हूँ कि हम तुम्हारे साथियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। नहीं, तुम्हें अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, मलका ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। बस जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं हमेशा उसे अपने पास रखना चाहती हूँ, मलका ने जवाब दिया। मुझे हल्की हल्की नींद आने लगी। क्या तुम्हें नींद आ रही है? मलका ने मेरी बोझल आंखें देखकर पूछा। हाँ, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं सो जाऊं, मैंने कहा। मलका मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सोने, खाने पीने, चलने फिरने की मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना इख्तियार तो दे दिया, वरना मैं तो सोच रहा था कि मुझे हर बात की तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा तो मलका भी मुस्कुरा दी। फिर मैंने आंखें बंद कर ली और ना जाने किस वक्त सो गया। सुबह जब मैं उठा तो गार में कोई नहीं था। मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपनी पीठ पर हाथ मलकर देखा। अब दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। मलका गार में दाखिल हुई। उसने मुस्कुरा कर पूछा, तुम जाग गए? बस अभी कुछ ही देर पहले जागा हूँ, मैंने जवाब दिया। फिर हम दोनों गार से बाहर आ गए। मैंने देखा कि सामने मैदान में कई जंगली नाच रहे थे और एक जंगली ढोल बजा रहा था। फिर मेरी नज़र एक जानिब देग पर पड़ी जिसके नीचे आग जल रही थी। वो देग बहुत बड़ी थी। तैमूर साहब जंजीरों से बंधे हुए थे, जबकि बरदवीज का जिस्म बेहिस हरकत पड़ा था। मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मुझे तैमूर साहब की बात याद आ गई कि ये जंगली आदमखोर होती हैं। अपने सामने मौजूद मंजर को देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये जंगली आदमखोर हैं। मैंने परेशान लहजे में मलका से पूछा, ये सब क्या है? ये तुम्हारे साथियों को पकाने की तैयारी हो रही है। इन्हें खाकर मेरे कबीले वाले बहुत खुश होंगे, मलका ने जज्बात से आरी लहजे में जवाब दिया। लेकिन क्या तुम इन्हें मुआफ नहीं कर सकती? मैंने एक बार फिर परेशान लहजे में मलका से पूछा। ये मुमकिन नहीं। इतनी मुश्किल से तो तुम लोगों को इस जंगल में लाया गया। तुम शैतान के साथी की तलाश में यहाँ आए थे, वो मेरा आका है, मलका ने बताया। तो कुछ देर के लिए मेरे सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो गई। फिर मैंने उससे पूछा, तुमने कहा कि हम लोगों को इस जंगल में लाया गया है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मलका धीरे से हंसकर बोली, यही तो वो राज है जो मैंने तुम्हें बताने का वादा किया था। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा चौथा साथी यहाँ नहीं। हाँ, वो कहाँ है? मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा। दरअसल वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा साथी है, मलका ने कहा। कुछ देर के लिए मेरी जुबान गुंग हो गई। फिर हैरत से मैंने उससे पूछा, क्या मतलब तुम्हारा साथी है? हाँ, वो असली होशा नहीं है। असली होशा तो शहर में अपनी झोंपड़ी में मौजूद है और उसका दिमाग मैंने मफलूज कर दिया है। जो होशा तुम लोगों को यहाँ लाया उसे मैंने तुम लोगों के पास भेजा। अब से कुछ देर बाद तुम्हारे साथियों को देगों में डाल दिया जाएगा, जबकि 1 हफ्ता तक मैं अपनी मर्जी से तुम्हें अपने पास रखूंगी। उसके बाद हम लोग तुम्हें भी पकाकर खा जाएंगे, मलका ने खौफनाक अंदाज में कहा। मैं हैरत और खौफ से उसकी तरफ देखने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा और सामने मैदान का मंजर देखने लगा। ढोल बज रहा था और जंगली रक्स कर रहे थे। मैंने मलका से कहा, क्या कोई ऐसी शर्त है कि मैं और मेरे साथी जिंदा रह सकें? एक सूरत है, मलका ने मायनेखेज अंदाज में कहा। वो क्या? मैंने जल्दी से पूछा। तुम सब शैतान के पुजारी बन जाओ, मलका ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वह जो कुछ कह रही थी ऐसा होना मुमकिन नहीं था। मैं किसी कीमत पर अपना ईमान नहीं बदल सकता था और मुझे यकीन था कि मेरे साथी भी मलका की बात नहीं मानेंगे। मुझे सोच में डूबे देखकर मलका मुस्कुराते हुए बोली, किस सोच में पड़ गए? तुम्हारे जिंदा रहने की जो शर्त मैंने तुम्हें बताई है, शायद तुम उसे पूरा नहीं कर सकते इसलिए परेशान हो। मलका मेरे दिल की बात समझ चुकी थी। मैंने मलका से कहा, मैं तो तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस सिलसिले में मुझको अपने साथियों की राय लेनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मुझे उनसे तन्हाई में बातचीत का मौका देना होगा ताकि मैं उन्हें कायल कर सकूं। मलका चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, ठीक है, मैं तुम्हें मौका दूंगी, लेकिन याद रखो तुम्हारा जो साथी भी मेरी बात मानने से इनकार करेगा मैं उसे फौरन मौत के घाट उतार दूंगी। मलका ने किसी अजनबी जुबान में दूर खड़े एक जंगली से कुछ कहा।
वो भागता हुआ हमारे करीब आ गया। मलका ने उसे मजीद कुछ कहा तो वो गर्दन हिलाता हुआ तैमूर साहब की तरफ चला गया। उसने नाचते हुए जंगलियों से कुछ कहा तो वो सब खामोश होकर एक जानिब चले गए और ढोल बजाने वाले जंगली ने ढोल बजाना बंद कर दिया। जंगली ने तैमूर साहब की जंजीरें खोल दी। मलका मुझसे बोली, तुम्हारे एक साथी तो तकरीबन खत्म है। अगर 1-2 रोज में उसकी रूह उसके जिस्म में नहीं आई तो उसका जिस्म खराब भी हो सकता है। इसका मतलब है कि तुम सब कुछ जानती हो। अच्छा ये बताओ कि बरलवीज की रूह मर्जी से ही अपने जिस्म में वापस आएगी या हम भी उसे बुला सकते हैं? मैंने मलका से पूछा। मैं चाहता था कि बरलवीज अपने जिस्म में आ जाए ताकि मैं उससे बात कर सकूं, तो यूं उसका जिस्म भी महफूज रह सकता था। तुम तो उसे नहीं बुला सकती, अलबत्ता मैं उसे कह सकती हूँ कि वो अपने जिस्म में आ जाए, मलका ने कहा। तो फिर तुम उसे कह दो वो जल्द अज जल्द अपने जिस्म में आ जाए ताकि मैं उससे बातचीत कर सकूं, मैंने मलका से कहा। मलका ने आंखें बंद कर ली और कुछ बड़बड़ाने लगी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी और मुझसे बोली, मैंने तुम्हारे साथी तक तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया है। वो यहाँ से बहुत दूर है लेकिन वो अपने जिस्म में आने के लिए राजी है। तो फिर उसे कहो कि जल्दी से अपने जिस्म। मैंने इतना ही कहा था कि बरलवीज के जिस्म में हरकत पैदा हुई और चंद लम्हों बाद वो उठकर बैठ गया। मलका मेरी तरफ देखकर बोली, मैं जा रही हूँ, तुम आपस में मशवरा कर लो। फिर वो अपने गार की तरफ चली गई। ये सब क्या हो गया? तैमूर साहब परेशान लहजे में बोले। होशा कहाँ है? मैंने कहा, होशा को भूल जाएं। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? तैमूर साहब ने हैरत और परेशानी से मेरी तरफ देखा। वो हमारा साथी नहीं, मैंने जवाब दिया। वो असली होशा नहीं है। मलका ने मुझे बताया कि असल होशा कराची में अपनी झोंपड़ी में कैद है और हमें यहाँ तक लाने वाला होशा नकली था और वो मलका का साथी है। मैंने बताया तो तैमूर साहब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। वो काफ़ी देर इसी हालत में बैठे रहे। इसका मतलब है कि हमें बाकायदा मंसूबे के तहत यहाँ लाया गया है? हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैंने कहा। मलका ने हमें खोल दिया है? तैमूर साहब ने मुझसे पूछा। वो लोग तो आपको पकाकर खा जाना चाहते थे, लेकिन मैंने मलका से पूछा कि क्या हमें जिंदा रहने का कोई इम्कान और रास्ता है, तो उसने एक शर्त आयद कर दी। मैंने बताया। शर्त? तैमूर साहब ने भवें सुकेड़ कर पूछा। शर्त यह है कि हमें शैतान का पुजारी बनना होगा। तैमूर साहब और बरलवीज परेशान हो गए। हम तीनों सोच में डूबे हुए थे। मैंने करीब पड़ी, एक छोटी सी लकड़ी उठाई और जमीन पर लिखा, क्या मलका हमें देख रही होगी? बरलवीज ने हमारी तरफ तारीफी नजरों से देखा। फिर उसने लकड़ी मेरे हाथ से ली और मेरी लिखी हुई इबारत मिटाकर लिखा, मलका शायद हमें देख नहीं सकती, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने बरलवीज के हाथ से लकड़ी ली और उसकी लिखी हुई इबारत जमीन पर से मिटाकर लिखा, कुछ भी हो जाए शैतान के पुजारी नहीं बनेंगे। अगर हमें देख भी रही होगी तब भी आखिर तक हमारा यही फैसला रहेगा। तुम लोगों का क्या ख्याल है? मैंने तैमूर साहब और बरलवीज की तरफ देखा। उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। हमें मलका की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। तुम लोगों का क्या ख्याल है? तुम ठीक कहते हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन बरलवीज का पता नहीं वो क्या सोच रहा है, तैमूर साहब ने कहा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले भी शैतान के साथ रह चुका हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर वो मुझसे अच्छा सलूक करने का वादा कर ले तो मैं उसका पुजारी बन सकता हूँ, बरलवीज ने कहा। तो ठीक है, हमें मलका को बता देना चाहिए कि हम उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं, तैमूर साहब ने कहा। आओ चलो उसके घर में चलते हैं, मैंने उठते हुए कहा तो तैमूर साहब ने हाथ पकड़कर मुझे वापस बिठा लिया और बोले, बैठ जाओ, वो खुद अभी आ जाएगी। मैं बैठ गया और हम सब गार की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर बाद वो हमें आती हुई नजर आई। वो हमारे करीब पहुंच गई। तुम लोगों ने क्या फैसला किया? बरलवीज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम यकीनन हमारा फैसला जानती हो। मुझे यकीन है कि तुम हमारी बातें सुन रही थी। मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, ये मैं शैतान की कसम खाकर कहती हूँ। अब तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने क्या फैसला किया? हम तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हैं, तैमूर साहब ने मलका से कहा। मलका कुछ देर हमारी तरफ मायने खेज अंदाज में देखती रही, फिर बोली, ठीक है, मैं फौरी तौर पर तुम लोगों का इम्तिहान लेती हूँ, आओ मेरे साथ। हम तीनों उसके पीछे पीछे चल दिए। वो हमें लेके गार में आगे बढ़ी। फिर उसने हमें बैठने का इशारा किया और खुद चली गई। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ मायने खेज अंदाज में देखा और जमीन पर बैठ गए। मलका वापस आ गई। उसके हाथ में धात की बनी हुई एक मूर्ति थी जो यकीनन शैतान की थी। अब तुम लोग इसको सजदा करो, मलका ने मूर्ति एक ऊंची जगह पर रखने के बाद कहा। हमारे इम्तिहान का वक्त आ चुका था। जब हमने मैदान में मलका के सामने शैतान का पुजारी बनने की हामी भरी थी, उस वक्त शायद हम तीनों के मन में ये बात नहीं थी कि मलका इतनी जल्दी हमारे इम्तिहान ले लेगी। कोई भी आगे आ जाए और अगर तुम लोग चाहो तो तीनों एक साथ। अभी मलका ने इतना ही कहा था कि मैंने उस पर छलांग लगा दी। वो मेरे अचानक हमले से घबरा गई। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और बिला ताखीर उसकी कमर के साथ लगा खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया। ये तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? मलका ने गजबनाक अंदाज में कहा। कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। मैं किसी कीमत पर अपना ईमान नहीं बदल सकता और ना ही मेरे साथी ऐसा कर सकती हैं।
ہم اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ میں نے تیز دھار خنجر سے ملکہ کا گلا کاٹ دیا۔ خون کی تیز دھاریں نکل کر میرے چہرے اور کپڑوں کو رنگین کرنے لگی اور ملکہ کی کٹی گردن سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ کچھ دیر میں ملکہ کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے تیمور صاحب اور برلویز کی طرف دیکھا۔ وہ حیران و پریشان میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات بھی تھے۔ غار کے باہر یقیناً بہت سے جنگلی موجود تھے جن کی نظروں سے بچ کر نکل جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ اب کیا کریں؟ اب ہم لوگوں کا یہاں سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے، تیمور صاحب نے خیال ظاہر کیا۔ لیکن ہمیں یہاں سے فرار ہونے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم زیادہ دیر غار میں رہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی اندر آ جائے گا، اور اس کے بعد تو پھر کیا کیا جائے؟ تیمور صاحب نے غار کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں اب اپنا جسم نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میری روح کو قید کیا جا سکتا ہے، برلویز نے کہا۔ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آؤ۔ یہ خنجر مجھے دے دو، میں آگے رہوں گا، تیمور صاحب نے مجھ سے کہا۔ نہیں، خنجر میرے پاس ہی رہے گا، میں آگے رہوں گا، میں نے کہا اور قدم غار سے باہر جانے کے لیے بڑھا دیے۔ تیمور صاحب اور برلویز بھی میرے ساتھ چل دیے۔ ہم نے غار سے باہر جھانکا۔ کچھ دور کئی جنگلی موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور دیگر ہتھیار تھے۔ ہمیں ان لوگوں پر اچانک حملہ کر دینا چاہیے، میں نے کہا۔ ہاں، ایسا ہی کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے گرد حفاظتی حصار کھینچنے ہوں گے تاکہ ہم کسی قسم کے عملیات سے کچھ حد تک محفوظ رہ سکیں۔ تیمور صاحب نے اپنے اور میرے گرد حصار کھینچا اور ہم لوگ ایک بار پھر غار سے باہر جھانکنے لگے۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، میں 3 تک گنتا ہوں، اس کے بعد ہم ان جنگلیوں پر حملہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم گنو، تیمور صاحب نے چوکس ہوتے ہوئے کہا۔ 1 2 3، میں نے کہا اور ہم تینوں جنگلیوں پر حملہ ور ہو گئے۔ میں نے برق رفتاری سے خنجر مار کر 2 جنگلیوں کے پیٹ پھاڑ دیے۔ ان کے گرتے ہی برلویز اور تیمور صاحب نے ان کے نیزے اٹھا لیے اور قریب موجود مزید جنگلیوں کو ختم کر ڈالا۔ اب ہم تینوں کھلے میدان میں بھاگ رہے تھے جبکہ بے شمار جنگلی ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ اچانک ایک نیزہ برلویز کی کمر میں گھس گیا۔ یہ نیزہ پیچھے سے کسی نے پھینکا تھا۔ برلویز مسلسل بھاگ رہا تھا۔ اگر نیزہ مجھے یا تیمور صاحب کو لگ جاتا تو ہم فوراً نیچے گر جاتے، لیکن برلویز کا معاملہ اور تھا۔ ہم تینوں نے رفتار اور تیز کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نیزہ میرے کندھے کو چھوتا ہوا آگے زمین پر جا کر گر گیا۔ میدان ختم ہو رہا تھا اور سامنے درختوں کا جھنڈ دکھائی دے رہا تھا۔ ہم تینوں کی کوشش تھی کہ ہم جلد از جلد ان درختوں تک پہنچ جائیں۔ ہم لوگوں نے آڑا ترچھا ہو کر بھاگنا شروع کر دیا تاکہ نیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ ہم تینوں درخت کے جھنڈ میں گھس گئے۔ تیمور صاحب اب سب سے آگے تھے۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہونے کے کچھ دیر بعد سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ گئے اور برلویز بھی ان کی طرف مڑ گیا۔ تیمور صاحب الٹے ہاتھ کی طرف مڑ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یوں دائیں بائیں مڑ کر وہ تعاقب میں آنے والی جنگلیوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں۔ بھاگتے رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہمارے پیچھے کوئی نہیں آ رہا۔ میں نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے بھاگتے ہوئے کہا۔ تیمور صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور رک گئے۔ میں بھی رک گیا۔ برلویز بھی رک کر پیچھے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی پیٹھ سے نیزہ نکال کر پھینک دیا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے برلویز سے پوچھا۔ ہمیں کوئی ایسا منصوبہ بنانا چاہیے کہ ہم سب بخیریت یہاں سے نکل جائیں، برلویز نے کہا۔ آؤ اس طرف چلتے ہیں، یہاں درخت زیادہ ہیں اور ہم کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تیمور صاحب اور ہم تینوں چل پڑے۔ ہمیں ایک کچا مکان نظر آیا۔ رک جاؤ، تیمور صاحب نے رکتے ہوئے کہا۔ ہم سب رک گئے تو وہ بولے، ہمیں اس جگہ سے دور چلے جانا چاہیے۔ یقیناً اس مکان میں کوئی رہتا ہوگا اور جو کوئی بھی ہو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ مکان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اسے کافی عرصے سے استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ مکان کسی طرح ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، برلویز نے خیال ظاہر کیا۔ ہم تینوں مکان کا جائزہ لینے لگے۔ مکان کافی خستہ حال تھا۔ ہم نے اسے چاروں طرف سے دیکھا۔ اس کا دروازہ بند تھا، لیکن نہ تو اس پر کوئی تالا لگا تھا اور نہ ہی اس کی کنڈی لگی تھی۔ ہمیں اندر چل کر دیکھنا چاہیے، میں نے دھیرے سے کہا۔ تیمور صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہم نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندھیرا تھا لیکن اتنا نہیں کہ ہمیں کچھ نظر نہ آتا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ میرے سامنے شوبھا بندی پڑی تھی، وہ بے ہوش تھی۔ یہ یہاں کیسے آ گئی؟ میں نے دھیرے سے خود کلامی کی۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ تیمور صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، یہ شوبھا ہے، لیکن اسے یہاں کون لایا؟ تیمور صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا اور سوچنے لگا کہ آخر شوبھا یہاں کیسے آ گئی۔ میں شوبھا کے قریب آ گیا۔ وہ کافی کمزور ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ شاکال تو جاشان کی قید میں تھا، پھر اسے یہاں کون لے آیا؟ شاید شاکال کا کوئی چیلا یا دوست شوبھا کو یہاں لایا ہوگا۔ برلویز تیسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ تھا۔ پیالے میں سے پانی کے کچھ چھینٹے شوبھا کے چہرے پر مارے، لیکن شوبھا کو ہوش نہیں آیا۔
उसने प्याला जमीन पर रखने के बाद शोभा की दोनों आंखें खोलकर देखी और बोला, मेरा ख्याल है इसे बेहोशी की कोई दवा दी गई है। हम सब दोबारा दरख्तों में आ गए। काफी महफूज जगह है। मैंने दरख्तों के झुंड में पहुंचकर इधर उधर देखते हुए कहा, आओ यहाँ बैठते हैं, ये जगह जरा साफ है, तैमूर साहब ने कहा और कुछ दूर जाकर बैठ गए। मैं और बरलवीज भी उनके पास ही बैठ गए। क्या शोभा भी कुछ पुरस्कार उलूम वगैरह जानती है? बरलवीज ने पूछा। हाँ, वो बहुत कुछ जानती है, मैंने जवाब दिया। इसका मतलब है कि उसे हमें अपने साथ मिलाना चाहिए ताकि वो हमारे कुछ काम आ सके, बरलवीज ने कहा। अचानक कुछ आवाजें आने लगी। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने सरगोशी में कहा, अंदाजा लगाना चाहिए कि वो लोग कौन हैं और उनकी तादाद क्या है। आवाजें उस तरफ से आ रही थीं। तैमूर साहब ने अपने उल्टे हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमें उस तरफ छुप जाना चाहिए। बरलवीज ने एक तरफ इशारा करके उठते हुए कहा। हम तीनों जल्दी से खड़े हो गए। नेज़े और खंजर उठाने के बाद हम कुछ दरख्तों के पीछे छुप गए। आवाजें करीब आने लगी। 5 जंगली हमारी नजरों के सामने आ गए। वो एक जगह रुक कर इधर उधर देखने लगे। फिर उनमें से एक ने कुछ कहा तो बाकी सब ने नेज़े सीधे कर लिए और चौकस हो गए। शायद उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल चुका था। तैमूर साहब ने मेरी और बरलवीज की तरफ देखकर चौकस हो जाने का इशारा किया। मैंने अपना खंजर और बरलवीज ने नेज़ा मुस्तादी के साथ थाम लिया। सामने मौजूद 5 जंगलियों में से 3 हमारी जानिब बढ़े, जबकि 2 दूसरी जानिब बढ़ने लगे। हमारी तरफ बढ़ने वाले जंगली चंद लम्हों बाद हमारे सामने आ जाने वाले थे। तैमूर साहब और बरलवीज ने नेज़े सीधे कर लिए और मैंने भी खंजर इस अंदाज में पकड़ लिया कि उसे फौरन किसी भी जंगली को खींचकर मार सकूं। जंगली निहायत एहतियात के साथ हमारी तरफ आ रहे थे। वो कुछ और नजदीक आए तो बरलवीज ने तैमूर साहब को और मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद जंगलियों की जानिब दौड़ने लगे। मैंने जाते ही एक जंगली के पेट में नेज़ा उतार दिया और आनन फानन दूसरे जंगली का भी पेट फाड़ दिया। इतनी देर में तीसरे जंगली ने अपना नेज़ा बरलवीज के जिस्म में उतार दिया। दूसरी जानिब जाने वाले 2 जंगली भी बरलवीज की तरफ आने लगे। बरलवीज को नेज़ा लगने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसने तीसरे जंगली के जिस्म में भी नेज़ा उतार दिया। सामने से आने वाले दोनों जंगली उसके करीब पहुंच गए थे। मैंने आगे बढ़कर खंजर एक जंगली की तरफ खींच मारा जो सही निशाने पर लगा और जंगली चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। जबकि आखिरी बच जाने वाले जंगली पर तैमूर साहब ने हमला कर दिया और अपना नेज़ा जंगली के जिस्म में उतार दिया। जंगली घुटी घुटी सी एक चीख मारने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। तमाम हमलावर खत्म हो चुके थे, जबकि हमारे किसी साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बरलवीज, तुमने जंगलियों पर बिल्कुल सही वक्त पर हमला कर दिया। हमें शोभा को देखना चाहिए, शायद वो होश में आ गई हो, तैमूर साहब ने कहा। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ, मैंने कहा और मकान की तरफ बढ़ गया। शोभा के करीब आकर मैंने देखा वो अब तक बेहोश थी। तैमूर साहब भी वहां आ गए। इसे होश नहीं आया। आओ वापस बाहर चलते हैं, तैमूर साहब ने कहा और हम दोनों बाहर की तरफ चल दिए। अभी हम दरवाजे के करीब ही पहुंचे थे कि बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। हम दोनों फौरन दरवाजे की दूसरी तरफ दीवार के साथ चिपक कर खड़े हो गए। दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। ये जंगली नहीं थे। उन्होंने दरवाजे के पीछे नहीं देखा, शोभा के कमरे की तरफ चले गए। शायद यही दोनों शोभा की रखवाली करते हैं, तैमूर साहब ने सरगोशी की। हाँ, ऐसा ही लगता है, मैंने कहा। फिर मैंने सरगोशी की। हमें इन दोनों को ख़त्म कर देना चाहिए। पहले हमें खामोशी से देखना चाहिए कि वो शोभा को होश में लाती हैं या नहीं, और अगर उसे होश में लाती हैं तो उससे क्या बातें करती हैं। हो सकता है कोई अहम बात सुनने को मिल जाए। अगर ये लोग हमारे किसी काम नहीं आए तो हम इन्हें ख़त्म कर देंगे, तैमूर साहब ने हल्की आवाज़ में कहा। फिर वो धीरे से शोभा के कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं भी उनके साथ था। हम दोनों दरवाजे के नज़दीक रुक कर अंदर होने वाली बात को सुनने की कोशिश करने लगे। मलका को किसने कत्ल किया है? शोभा की आवाज़ सुनाई दी। कुछ बाहर से आने वाले लोगों ने कत्ल किया है। वो लोग जंगल में छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं कि वो हम लोगों से बचकर नहीं जा सकते। एक आदमी की आवाज़ आई। हो सकता है वो लोग बचकर निकल जाएं, शोभा ने कहा। उसके लहजे में तंज शामिल था। बकवास मत करो, यहाँ से किसी का बच निकलना मुमकिन नहीं। आदमी की आवाज़ गुस्सीली थी। जो लोग मलका को कत्ल कर सकते हैं वो बचकर निकल भी सकते हैं, शोभा ने नफरत भरे लहजे में कहा। बकवास मत करो। आदमी धाड़ा और एक जोरदार चांटे की आवाज़ सुनाई दी। जो यकीनन उस आदमी ने शोभा को मारा। यह मुझसे बर्दाश्त न हो सका और मैं कमरे में दाखिल हो गया। खंजर मेरे हाथ में था। शोभा और दोनों आदमी हैरत से मुझे देखने लगे। इससे पहले कि वो दोनों आदमी कुछ समझते, मैंने उनमें से एक के सीने में खंजर उतार दिया। दूसरा शख्स अपनी कमर में लगा खंजर उतारने लगा, लेकिन तैमूर साहब ने उसे मौका नहीं दिया और अपना नेज़ा उसके सीने में उतार दिया। दोनों आदमी चंद ही लम्हों में ठंडे हो गए। सुल्तान, तुम यहाँ? शोभा ने हैरत से पूछा। जिस तरह तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रही हो, उस तरह मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हो रहा हूँ कि तुम यहाँ कैसे आ गई, मैंने शोभा से कहा। मुझे शाकाल यहाँ लाया है, शोभा ने कहा। शाकाल? मैंने हैरत से कहा। हाँ, लेकिन तुम शाकाल के जिक्र पर क्यों हैरान हो? शोभा ने कदरे हैरत से पूछा।
मैं इसलिए हैरान हूँ कि शाकाल को तो कैद कर लिया गया था, मगर किसने? शोभा ने हैरान लहजे में पूछा। चलो सब कुछ तुम्हें बाद में बता दूंगा, पहले तुम्हें खोल दिया जाए, मैंने कहा और शोभा को खोलने लगा। मैंने उसे खोल दिया। शोभा अपने हाथ पैर मलने लगी। यकीनन उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। हाँ अब बताओ तुम यहाँ कैसे आ गई? शाकाल मुझे यहाँ ले आया, उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है और मुख्तलिफ किस्म की अजियतें देता है, शोभा ने बताया। फिर बोली, लेकिन सुल्तान तुम यहाँ कैसे आ गए? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं तुम्हें इतना बता दूं कि मैं और मेरे दो साथी यहाँ फंस गए हैं और अब यहाँ से निकलना चाहते हैं, मैंने शोभा से कहा। अब तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, यहाँ की मलका को किसी ने कत्ल। शोभा इतना कहकर खामोश हो गई। फिर वो मेरी तरफ सवालिया अंदाज में देखते हुए बोली, कहीं तुम लोगों ने तो मलका को कत्ल नहीं किया? हाँ, उसे हमने ही मारा है, मैंने शोभा से कहा। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अब यकीनन मलका के लोग तुम लोगों को तलाश कर रहे होंगे और जो ही तुम लोग उनके हत्थे चढ़ोगे वो तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। शोभा तुम भी तो पुरस्रार उलूम जानती हो, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो? मैंने शोभा से पूछा। जिस हद तक मुमकिन हुआ मैं तुम लोगों की मदद करूंगी, बल्कि मैं तुम लोगों के साथ ही यहाँ से निकलना चाहूंगी, शोभा ने कहा। ये तैमूर साहब हैं, टेलीपैथी और हिप्नाटिज्म के बहुत बड़े माहिर। मैंने तैमूर साहब का तारुफ करा दिया। मैं टेलीपैथी और हिप्नाटिज्म का माहिर हूँ, लेकिन पुरस्रार उलूम के सामने मेरी कोई फनकारी नहीं चलती, इसलिए यहाँ फंसा हुआ हूँ, तैमूर साहब ने हंसते हुए शोभा से कहा। शोभा भी उनकी बात पर धीरे से मुस्कुरा दी। फिर वो बोली, सुल्तान तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? वो मकान से बाहर है, मैंने शोभा को बताया। आओ अब हम इस मकान से बाहर चलते हैं, तैमूर साहब ने कहा और हम सब मकान से बाहर आ गए। हम तीनों दरख्तों के उस झुंड में पहुंच गए जहां बरलवीज छुपा हुआ था। बरलवीज सामने आ गया और शोभा से मुखातिब हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया, लेकिन जो आदमी अंदर गए थे उनका क्या बना? उन्हें कत्ल कर दिया गया है, मैंने बरलवीज को बताया। चलो अच्छा हुआ, उनसे भी जान छूटी, बरलवीज ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा। अब बताओ शोभा, हमें क्या करना चाहिए? क्या तुम इस इलाके से वाकिफ हो? मैंने शोभा से पूछा। मैं इस इलाके से वाकिफ तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ किया जा सकता है, शोभा ने कहा। मैंने बरलवीज का तारुफ कराते हुए शोभा से कहा, ये हमारे दोस्त हैं बरलवीज। ये पहले शैतान की कैद में थे, उसके बाद ये जाशान साहब के साथ शैतान के खिलाफ काम करने लगे। इनकी एक खास बात यह है कि ये अपनी रूह और अपने जिस्म को अलहदा कर लेती हैं, इसलिए कि इनका असल जिस्म नहीं है, ये किसी और के जिस्म को इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा पुरस्रार उलूम से भी अच्छी खासी वाकफियत रखती हैं। बरलवीज, तुमने अपने इल्म के जरिए क्या कुछ मालूम किया? शोभा ने बरलवीज से बेतकल्लुफी से पूछा। यहाँ पर मलका वगैरह ने ऐसा निज़ाम कायम कर रखा है कि मैं कुछ भी मालूम नहीं कर पा रहा। अब तुम कोशिश करो, शायद तुम कामयाब हो जाओ, बरलवीज ने शोभा से कहा। अच्छा, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। शोभा ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगी। फिर वो आंखें खोलकर बोली, शाकाल इस वक्त इस इलाके में नहीं, लेकिन मलका के 3 साथी जो पुरस्रार उलूम के बहुत बड़े माहिर हैं, तुम लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यही मौका है हम लोग इस इलाके से निकल जाएं, मैंने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, इस वक्त हम लोगों के बच निकलने के कुछ इम्कानात हैं, शोभा ने कहा। तो फिर तुम कुछ अंदाज़ा लगाओ कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, मैंने शोभा से कहा। तो उसने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। फिर वो आंखें खोलकर बोली, हमें सीधे हाथ की तरफ जाना चाहिए, उस तरफ खतरात कम लगते हैं। हम सब चल पड़े। हम लोग दरख्तों, शाखों और खड्डों वगैरह से बचते हुए चल रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद हमें खुला मैदान नजर आने लगा। उस मैदान के बाद समुंदर नजर आ रहा था। ये बेहतर होगा कि हम लोग रात तक इस जंगल में छुपे रहें और कोई ऐसी कश्ती वगैरह तैयार करने की कोशिश करें जिसके जरिए हम समंदर में सफ़र कर सकें, शोभा ने मशवरा दिया। क्या हम कोई कश्ती वगैरह तैयार कर सकेंगे? मैंने तैमूर साहब और बरलवीज की तरफ देख कर पूछा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास कोई औजार वगैरह नहीं जिनकी मदद से हम कश्ती बना सकें, तैमूर साहब ने कहा। लेकिन हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा, मैंने कहा। फिर मैंने शोभा से कहा, क्या ज़रूरी है कि हम समुंदर के रास्ते ही यहाँ से फरार होने की कोशिश करें? मेरा ख्याल है कि समुंदर के रास्ते हम मलका के साथियों की पहुँच से बहुत जल्द दूर जा सकते हैं, शोभा ने कहा। लेकिन यह बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि हम ज़मीनी रास्ते से आसानी के साथ किस तरफ से फरार हो सकते हैं, मैंने कहा। अच्छा, मैं देखती हूँ, शोभा ने कहा और आंखें बंद कर लीं। फिर वो आंखें खोलकर उल्टे हाथ की तरफ इशारा करके बोली, उस तरफ से हम फरार हो सकते हैं, लेकिन उस तरफ जंगल ही जंगल है और जंगल में शेरों और दीगर जानवरों का खतरा है। ठीक है, इस वक्त हर खतरा मोल लिया जा सकता है, हम उस तरफ से चलेंगे, तैमूर साहब ने कहा और हम सब चल पड़े। हम लोग बहुत देर तक चलते रहे। दोपहर ढल रही थी और शाम आ रही थी। रात का बंदोबस्त हमें अभी से कर लेना चाहिए था, वरना एक ऐसे जंगल में खुलेआम रात गुजारना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था।
जहां कदम कदम पर शेरों और जंगली जानवरों का खतरा था। मुझे तो भूख लग रही है, मैंने तैमूर साहब से कहा। भूख तो मुझे भी लग रही है, कुछ खाने का बंदोबस्त करना चाहिए, तैमूर साहब ने कहा। सिर्फ खाने का नहीं बल्कि हमें रात आराम से गुजारने का बंदोबस्त भी करना चाहिए, मैंने कहा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पहले हमें खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा ताकि हमारे जिस्मों में तवानाई बरकरार रह सके, तैमूर साहब ने कहा। मैंने दरख्तों पर नजर डाली और तैमूर साहब से बोला, ये किस किस्म के दरख्त हैं? इन दरख्तों से तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि इन जंगलों में केले और नारियल के दरख्त जरूर होंगे, तैमूर साहब ने ख्याल जाहिर किया। तो फिर हमें जल्द अज जल्द वो दरख्त तलाश कर लेने चाहिए। केले और नारियल का सुनकर मेरी भूख और बढ़ गई। हमें सफ़र भी जारी रखना चाहिए और दरख्तों का जायज़ा लेते रहना चाहिए। हम लोग काफ़ी देर तक चलते रहे और दरख्तों का जायज़ा भी लेते रहे। फिर एक जगह तैमूर साहब ने रुक कर कहा, वो देखो केले के कई पौधे हैं। मैंने उस तरफ देखा जहाँ तैमूर साहब ने इशारा किया। वहाँ कई पौधों पर केले नजर आ रहे थे। शोभा, मैं और तैमूर साहब ने काफ़ी तादाद में केले तोड़ लिए। फिर हम सब केले खाने में मसरूफ़ हो गए। केले खाने के बाद मुझे अपने जिस्म में तवानाई का एहसास हुआ। अब हमें नारियल के दरख्त भी तलाश कर लेने चाहिए ताकि पानी का मसला भी हल हो सके, मैंने कहा। यकीनन हमें कहीं न कहीं नारियल के दरख्त भी मिल जाएंगे, तैमूर साहब ने कहा, और हम सब ने फिर चलना शुरू कर दिया। बहुत देर तक चलने के बाद हमें नारियल का कोई दरख्त नजर न आया। अलबत्ता केले के बहुत से दरख्त नजर आए। लेकिन फिर हमें एक गड्ढा नजर आ गया जिसमें बहुत सा पानी जमा था। पता नहीं पानी समुंदर का है या बारिश का, तैमूर साहब ने गड्ढे के किनारे पर बैठते हुए कहा। फिर उन्होंने हाथों में थोड़ा सा पानी भरकर उसे चखा। बोले, पानी बारिश का है, इसलिए ज्यादा बुरा नहीं, हमें इससे गुजारा करना होगा। तो फिर देर किस बात की, मैंने कहा और पानी पीने लगा। तैमूर साहब और शोभा भी पानी पीने लगे। शाम हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि रात यहीं गुजारने का बंदोबस्त करना चाहिए, शोभा ने कहा। मैंने आसपास का जायजा लेते हुए कहा, हमारे पास मचान बनाने के लिए कोई चादर वगैरह भी नहीं है। रात होने से पहले पहले हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना हम लोग किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, तैमूर साहब ने कहा और कुछ सोचने लगे। हमें चारों तरफ थोड़ी दूर जाकर देखना चाहिए, शायद हमें रात गुजारने के लिए कोई महफूज मुकाम मिल जाए। चलो ठीक है, हम सब एक एक सिमत निकल जाते हैं। हम सबको तकरीबन 15-20 मिनट तक सफ़र करना चाहिए, उसके बाद वापस आ जाना चाहिए ताकि अगर कोई जगह ना मिले तो ज़्यादा वक्त ख़राब ना हो, तैमूर साहब ने कहा और कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद बोले, शोभा तुम उस तरफ चली जाओ और सुल्तान तुम उस तरफ, बरदवीज़ तुम उस जानिब चले जाओ और इस तरफ मैं हूँ। हम सब चल पड़े। मैं तकरीबन 10 मिनट तक मुसलसल चलता रहा, लेकिन मुझे कोई ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां हम महफूज तरीके से रात गुजार सकते। मैं मुसलसल चलता रहा। तकरीबन 20 मिनट चलते रहने के बाद भी मुझे कोई मुनासिब जगह नजर न आई। मैं रुक गया और इधर उधर देखने के बाद वापस चल पड़ा। जल्द ही वापस उस जगह पहुंच गया जहां से हम सब रवाना हुए। शोभा वहां पहले से मौजूद थी। शोभा, क्या तुम कोई जगह तलाश करने में कामयाब हो गई हो? मैंने उसके करीब पहुंचकर पूछा। एक खंडर जैसा है लेकिन निहायत खस्ता हालत में, शोभा ने बताया। क्या उसमें रात गुजारी जा सकती है? मैंने पूछा। हाँ, रात तो गुजारी जा सकती है, लेकिन वो अंदर से बहुत बुरी हालत में है, शोभा ने बताया। कोई बात नहीं, इस वक्त तो वो भी हमारे लिए किसी मजबूत किले से कम नहीं होगा। हम किसी न किसी तरह अंदर रात बसर करेंगे, लेकिन बाहर रात बसर नहीं कर सकते, मैंने कहा। शोभा की जुबानी खंडर के बारे में सुनकर मुझे बेहद इत्मीनान हुआ। बरलवीज और तैमूर साहब भी वापस आ गए तो मैंने उन्हें बताया, शोभा को एक खंडर नजर आया है जहां रात बसर की जा सकती है, तो फिर हमें उस खंडर की तरफ चलना चाहिए, बरलवीज ने खुश होते हुए कहा। हम सब चल पड़े। शोभा सबसे आगे थी। हम सब खंडर के नजदीक पहुंच गए। वो वाकई बहुत खस्ता हालत में था। खंडर में दाखिल होने के अलावा कोई दरवाजा नहीं था। हम लोग एहतियात के साथ अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले सेहन था, उसके बाद 2 कमरे जिनके दरवाजे नहीं लगे हुए थे। हम सब एक कमरे में दाखिल हो गए। अंदर गर्द और मिट्टी जमी हुई थी। अचानक फिड़फिड़ाहट सुनाई दी और फिर एक चमगादड़ हमारे करीब से उड़ती हुई बाहर चली गई। हम सब बाहर आ गए। पहले तो हमें इन चमगादड़ों को बाहर निकालना होगा, तैमूर साहब ने कहा। फिर इधर उधर देखने लगे और बोले, हमें पत्थर वगैरह अंदर फेंकने होंगे ताकि तमाम चमगादड़ें बाहर निकल जाएं। हमने ऐसा ही किया। अंदर पत्थर फेंके और जो भी चमगादड़ नजदीक आई हम उसे नेज़ों और खंजर से भगा देते। हमने दोनों कमरे चमगादड़ों से खाली करवा लिए और अंदर दाखिल हो गए। दीवारों से दूर रहना होगा क्योंकि हो सकता है दीवारें ज्यादा शिकस्ता हालत में हों और हमारे ज्यादा वजन देने से गिर जाएं, बरलवीज ने कहा। हमें अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ की सफाई भी कर लेनी चाहिए, शोभा ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। हम सब कमरे की सफाई में लग गए। हमारे हुलिये काफी हद तक खराब हो चुके थे, लेकिन हमें इसकी ज्यादा फिक्र नहीं थी। हमें तो इस बात की खुशी थी कि रात गुजारने के लिए महफूज जगह मिल गई। हम सब कमरे के दरमियान में बैठ गए।
رات میں یوں دروازہ تو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، شوبھا نے کہا۔ ہاں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ بندوبست کرنا ہوگا، تیمور صاحب بولے۔ ہمیں دروازے کی جگہ کیا چیز لگانی چاہیے؟ میں نے تیمور صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ یہاں کیا لگایا جائے، تیمور صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ درختوں سے لکڑیاں اور شاخیں وغیرہ توڑ کر یہاں لگا دینی چاہیے، برلویز نے مشورہ دیا۔ یہ تم نے صحیح مشورہ دیا برلویز، تیمور صاحب نے برلویز کی طرف تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ، اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ہم شاخیں وغیرہ توڑ لیں۔ ہم نیزے اور خنجر لے کر باہر آ گئے۔ میں اور برلویز درخت پر چڑھ گئے، جبکہ شوبھا اور تیمور صاحب نیچے ہی کھڑے تھے۔ برلویز اور میں نے چھوٹی بڑی لکڑیاں توڑ کر نیچے پھینکنا شروع کر دیں۔ شوبھا اور تیمور صاحب انہیں جمع کرنے لگے۔ پھر ہم سب بہت سی لکڑیاں اور شاخیں وغیرہ لے کر واپس کھنڈر نما مکان میں آ گئے۔ ہم نے دروازے کی جگہ وہ لکڑیاں اور شاخیں لگا دی۔ اب کوئی جانور آسانی سے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ ہم سب فرش پر لیٹ گئے۔ جانوروں وغیرہ سے محفوظ رہنے کا بندوبست تو ہم نے کر لیا، لیکن ملکہ کے ساتھی اب بھی کسی وقت ہم پر حملہ کر سکتی ہیں۔ شاید ہم اس جنگل سے زندہ بچ کر نہ جائیں، شوبھا نے شکستہ لہجے میں کہا۔ کیوں مایوسی کی باتیں کرتی ہو شوبھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے شوبھا کو تسلی دی۔ وہ بولی، تمہیں شاید ملکہ کے ساتھیوں کی طاقت کا اندازہ نہیں، اور پھر شیطان کی بھرپور حمایت بھی انہیں حاصل ہے۔ ہم نے جس طرح ملکہ اور اس کے کئی ساتھیوں کو ختم کر دیا ہے، ہم باقی لوگوں کو بھی ختم کر دیں گے، میں نے غصے سے کہا۔ یہ بات صرف تم کہہ سکتے ہو، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ملکہ کے تینوں خطرناک ساتھی کسی بھی وقت ان کی تدفین وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو ہمارے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، شوبھا نے کہا۔ شام ختم ہو رہی تھی اور رات کا اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اچانک کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ہم سب غور سے ان آوازوں کو سننے لگے۔ میرا خیال ہے کچھ جنگلی ہمیں تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، تیمور صاحب نے دھیرے سے کہا۔ ہمیں ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، میں نے اپنے خنجر کو مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ برلویز اور تیمور صاحب نے بھی اپنے اپنے نیزے مضبوطی سے پکڑ لیے اور درختوں کی شاخوں وغیرہ کے نزدیک آ گئے۔ باہر ہمیں بہت سے جنگلی نظر آ گئے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کمرے کی طرف اشارے بھی کرتے جا رہے تھے۔ جنگلی ہمارے کمرے کے نزدیک آ گئے، انہوں نے شاخوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ حملہ کرنے میں دیر مت لگانا، تیمور صاحب نے برلویز اور مجھ سے آہستہ سے کہا۔ چند ہی لمحوں بعد جنگلیوں نے بہت سی لکڑیاں اور شاخیں ہٹا دیں، وہ اندر آنے والے تھے۔ ہم سب دروازے کے پیچھے ہو گئے۔ دو جنگلی اندر آ گئے، لیکن برلویز اور تیمور صاحب نے انہیں کچھ کرنے کا موقع نہ دیا، نیزے ان کے جسموں میں اتار دیے۔ وہ دونوں چیختے ہوئے زمین پر گر گئے۔ شوبھا نے ان میں سے ایک جنگلی کا نیزہ اٹھا لیا۔ چند لمحوں بعد اور جنگلی اندر آنے لگے، لیکن اس مرتبہ پھر برلویز اور تیمور صاحب نے انہیں ختم کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کی۔ میں نے باہر دیکھا، وہاں بے شمار جنگلی نظر آ رہے تھے۔ ہم ان سب کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ تو بہت ہیں، میں نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہمیں مقابلہ جاری رکھنا چاہیے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، برلویز نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ تم کسی طرح کمرے کی پچھلی دیوار گرانے کی کوشش کرو، میرا خیال ہے یہ سب ہمارے سامنے ہی کی طرف ہیں، تیمور صاحب نے مجھ سے کہا تو میں کمرے کی پچھلی دیوار کی طرف آ گیا۔ دیوار کے نچلے حصے پر میں نے کچھ دھکے مارے تو کچھ اینٹیں ہل گئیں، میں نے کچھ اور دھکے لگائے تو کچھ اینٹیں دوسری طرف گر گئیں۔ میں نے سوراخ میں سے باہر جھانکا، تیمور صاحب کا خیال درست تھا، اس طرف کوئی جنگلی نہیں تھا۔ میں نے تیمور صاحب وغیرہ کی طرف دیکھا، وہ اندر آنے والے جنگلیوں کو تیزی سے ختم کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں نے دیوار میں بہت بڑا سوراخ کر لیا اور مزید اینٹیں گرانا مناسب نہ سمجھی، کیونکہ اگر میں مزید اینٹیں گراتا تو مجھے خطرہ تھا کہ کہیں چھت نہ گر جائے، اس لیے میں نے دیوار کو مزید نہیں توڑا اور زوردار آواز میں بولا، دیوار ٹوٹ چکی ہے۔ تیمور صاحب نے میری طرف دیکھا، پھر وہ شوبھا اور برلویز سے بولے، تم سب بھاگ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ سب بھاگ جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گا، برلویز نے کہا تو تیمور صاحب اور شوبھا میرے قریب آ گئے۔ اب جلد از جلد یہاں سے بھاگو، تیمور صاحب نے کہا تو ہم سب نے دوڑ لگا دی۔ ہم بہت دیر تک دوڑتے رہے، پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہمارے پیچھے کوئی نہیں آ رہا تھا۔ تیمور صاحب نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا اور رک گئے، اور شوبھا بھی رک گئی۔ معلوم نہیں برلویز کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، میں نے کہا۔ اس کے جسم کو بہت زیادہ زخم لگنے کا خطرہ ہے، تیمور صاحب نے کہا۔ ہاں، وہ مر تو نہیں سکتا، لیکن اگر جنگلیوں نے اس پر زیادہ حملے کیے تو اس کا جسم خراب ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں دور سے برلویز آتا دکھائی دیا، پھر ہمارے قریب پہنچ کر اس نے کہا، میں نے ان سب کو ختم کر دیا ہے، تمہارا جسم بھی جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے جسم کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بس مجھے یہی خطرہ رہتا ہے کہ کہیں میرے چہرے اور ہاتھوں پر زخم نہ آئیں، یہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ میرا جسم مردہ ہے۔ میں نے اب بھی بہت کوشش کی کہ زخم میرے چہرے اور ہاتھوں پر نہ لگنے پائیں، برلویز نے کہا، اور تم اپنی کوشش میں کامیاب رہے ہو، شوبھا نے برلویز کے چہرے کو غور سے دیکھ کر کہا۔ اب ہمیں واپس اسی کھنڈر میں چلنا چاہیے اور دوسرے کمرے کے دروازے پر لکڑیاں اور شاخیں وغیرہ لگا کر اندر محفوظ ہو جانا چاہیے، تیمور صاحب نے کہا۔
हम सब दोबारा खंडर में पहुंच गए। वहां बेशुमार जंगली मरे पड़े थे। अगर बरलवीज हमारे साथ ना होता तो हमारा बचना मुश्किल हो जाता। हम लोगों ने लकड़ी और शाखें वगैरह दूसरे कमरे के दरवाजे पर लगाई और अंदर बैठ गए। कुछ देर बाद मैंने शोभा से पूछा, शोभा, शाकाल को तो जाशान साहब ने कैद कर लिया था, फिर वो आज़ाद कैसे हो गया? शाकाल बहुत चालाक आदमी है। वो जाशान साहब से मुआफ़ी हासिल करने में कामयाब हो गया था। फिर उसने जाशान साहब के हक में कई काम भी किए और एक रोज़ मौका पाकर फरार हो गया और वापस अपने पहाड़ों वाले घर में आ गया। इस दौरान शाकाल का एक चेला मुझ पर जुल्म सितम करता रहा। शाकाल ने आकर मुझे और अपने चेलों को साथ लिया और यहाँ आ गया। शोभा ने बताया, तुमने और मैंने फैसला किया था कि हम शाकाल की शराइत बज़ाहिर मान लेंगे, उसके बाद जो ही मौका मिलेगा हम उसे कत्ल कर देंगे। फिर तुमने अपने फैसले पर अमल क्यों नहीं किया? मैंने शोभा से पूछा। दरअसल मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकी। शाकाल जब कभी मेरे सामने आता मैं गुस्से से पागल हो जाती और यही वजह थी कि मैंने शाकाल से उसकी शराइत मानने के सिलसिले में कभी कोई बात ही नहीं की। शोभा ने कहा, अगर तुम अपने गुस्से पर काबू पा लेती तो शायद आज हालात कुछ और होते। मुमकिन था कि अब तक तुम शामा के पास जा चुकी होती और शाकाल तुम्हारे हाथों कत्ल हो चुका होता। मैंने शोभा से कहा। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम ठीक कहते हो, मगर मैं क्या करूं? मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। लेकिन आइंदा के लिए तुम्हें अहद करना होगा। मैंने असरार किया। सुल्तान ठीक कहता है, तुम्हें हमारे सामने वादा करना चाहिए, इस तरह तुम पाबंद हो जाओगी। तैमूर साहब ने शोभा से कहा। शोभा कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, मैं आज आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आइंदा जज्बात से नहीं बल्कि अकल से काम लूंगी और गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। हर तरफ अंधेरा हो चुका था। हम सब एक दूसरे से कुछ फासले पर लेट गए। अचानक हमें घर के बैरूनी हिस्से में कुछ रोशनी नजर आई। हम सब चौकस हो गए। ये कौन है? मैंने सरगोशी की। शायद और जंगली हमारी तलाश में यहाँ पहुँच गए हैं। तैमूर साहब ने धीरे से कहा। खांसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर किसी ने पूछा, यहाँ कौन है भाई? ये तो किसी बूढ़े शख्स की आवाज़ लगती है। मैंने कहा, हाँ, उसके हाथ में लालटेन है। शोभा ने इतना ही कहा था कि एक शख्स कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। उसके हाथ में लालटेन थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में भी पता चल रहा था कि वो काफ़ी बूढ़ा है। उसने खांसने के बाद पूछा, तुम लोग कौन हो? हम शिकारी हैं, लेकिन तुम कौन हो? तैमूर साहब ने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उस बूढ़े से कहा, ये जो लोग बाहर मरे पड़े हैं, क्या उन्हें तुम लोगों ने मारा है? बूढ़े ने पूछा। दरअसल ये लोग हम पर हमलावर हुए थे। हमारी लड़ाई यहाँ से बहुत दूर शुरू हुई। हमारे 20 साथी थे जिन्हें इन जंगलियों ने मार दिया। हम अपनी जान बचाकर इस खंडर तक आ गए, लेकिन इन जंगलियों ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा और फिर मुकाबले में ये सब मारे गए। तैमूर साहब ने मन घड़त कहानी बूढ़े को सुनाई। तुम कौन हो बाबा, और इस अंधेरी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? शोभा ने बूढ़े से पूछा। मैं इस जंगल का हकीम हूँ। यहाँ पर बीमार होने वाले जंगली मुझसे ही इलाज करवाती हैं। मैं यहाँ कुछ चमगादड़ें पकड़ने आया था जिनसे मैं कुछ दवाएं बनाता हूँ, बूढ़े ने बताया। लेकिन इस खौफनाक जंगल में तुम अकेले फिर रहे हो। यहाँ तो कदम कदम पर शेरों और दूसरे जंगली जानवरों का खतरा है। मैंने बूढ़े से कहा। बूढ़ा हंसकर बोला, शेरों वगैरह से तुम लोगों को खतरा होगा। ये शेर और जंगली जानवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? आखिर तुम्हारे ये क्यों कुछ नहीं बिगाड़ सकते? मैंने हैरत से कहा। इसलिए कि मैं एक ऐसा इल्म भी जानता हूँ जिसके जरिए इन जानवरों वगैरह से महफूज रह सकता हूँ, बूढ़े ने बताया। क्या तुम अंदर आना चाहोगे? तैमूर साहब ने बूढ़े से पूछा। हाँ, जरा ये लकड़ियाँ हटाओ, बूढ़े ने जवाब दिया। तैमूर साहब ने कुछ लकड़ियाँ और शाखें वगैरह हटा दी तो बूढ़ा अंदर आ गया। तैमूर साहब ने लकड़ियाँ वगैरह फिर दरवाजे पर लगा दी। बूढ़े ने अपने हाथ में पकड़ी लालटेन एक तरफ रख दी और हम सब जमीन पर बैठ गए। तुम लोग इस जंगल में क्यों आए? बूढ़े ने पूछा। हम शिकारी हैं। हमें पता चला कि यहाँ शेर बहुत हैं, बस इसीलिए हम यहाँ आ गए, तैमूर साहब ने बूढ़े को बताया। तुम लोग किस तरह इस जंगल में पहुंचे हो? बूढ़े ने पूछा। हम समुंदर के रास्ते आए हैं। हमारी लॉन्च यहाँ से काफ़ी दूर साहिल पर खड़ी है। उसे हमने चट्टानों में छुपाया हुआ है, तैमूर साहब ने बताया। अब तुम लोगों का इस जंगल से जिंदा वापस जाना बहुत मुश्किल है, बूढ़े ने गोया इतला दी। लेकिन क्यों? तैमूर साहब ने कदरे हैरत से पूछा। इसलिए कि वहाँ के जंगली बहुत खतरनाक हैं। तुमने उनके साथी मार दिए, अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी इस जंगल में आने वाला कोई भी शख्स उन जंगलियों से बचकर नहीं जाता। कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं, लेकिन ये जंगली उन लोगों को पकाकर खा गई हैं। क्या तुम उन जंगलियों के साथी नहीं हो? तैमूर साहब ने बूढ़े से पूछा। नहीं, मैं उनका साथी नहीं, बूढ़े ने जवाब दिया। फिर तुम इन जंगलियों के साथ क्यों रहते हो? तैमूर साहब ने पूछा। मैं मजबूरन इनके साथ रहता हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। आखिर वो क्या मजबूरी है जिसकी वजह से तुम उन जंगलियों के साथ रहते हो? शोभा ने बूढ़े से पूछा। मैं तुम्हें अपने बारे में तफसील से बताता हूँ, बूढ़े ने कहना शुरू किया। आज से तकरीबन 15 साल पहले मैं और मेरे कुछ साथी इस जंगल में शिकार की गर्ज से आए, लेकिन इन जंगलियों ने हमें गिरफ्तार कर लिया।
پھر انہوں نے ہمیں اپنی ملکہ اور دوسرے بڑے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے ہمیں قید کرنے کا حکم دیا۔ اس دوران ہمارے ایک ساتھی کو شدید زخم آئے۔ میرے پاس کچھ مرہم وغیرہ تھے جو میں نے جنگلیوں کے سامنے اپنے ساتھی کے زخموں پر لگائی، جن کی وجہ سے اگلے ہی روز میرے ساتھی کے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گئے۔ ملکہ نے ہمیں پکا کر کھا جانے کا حکم دیا، لیکن مجھے صرف اس شرط پر زندہ رہنے دیا گیا کہ میں جنگل کے لوگوں کا علاج کروں۔ میرے باقی ساتھیوں کو یہ جنگلی پکا کر کھا گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ تب سے اب تک میں ان کا علاج کرتا رہا ہوں۔ یہاں کچھ میرے دوست بھی بن گئے جنہوں نے مجھے کچھ خاص علم سکھا دیے۔ کیا تم نے یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے بوڑھے سے پوچھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں فرار ہونے کی کوشش کروں گا تو ناکام رہوں گا اور مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، بوڑھے نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں کے بہت سے رازوں سے واقف ہوگے؟ تیمور صاحب نے غور سے بوڑھے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں کسی قسم کے راز سے واقف نہیں۔ یہاں میرا کام صرف اور صرف بیمار اور زخمی لوگوں کا علاج کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ مجھے کسی معاملے میں بات کرنے کی اجازت نہیں، بوڑھے نے کہا۔ تو کیا تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آج ملکہ کو قتل کر دیا گیا ہے؟ تیمور صاحب نے پوچھا۔ تیمور صاحب کی بات سن کر بوڑھا بری طرح اچھل پڑا۔ وہ حیرت اور پریشانی سے تیمور صاحب کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آج ملکہ کو قتل کر دیا گیا ہے، تیمور صاحب نے جواب دیا۔ لیکن کس نے قتل کیا اسے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی حیرت اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ ہم لوگوں نے، تیمور صاحب نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ تم لوگوں نے؟ بوڑھے نے ایک بار پھر اچھلتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم نے آج ملکہ کو قتل کر دیا ہے، تیمور صاحب نے کہا۔ لیکن تم لوگوں نے اسے کیوں قتل کیا؟ ہم نے مجبوراً اسے قتل کیا۔ اگر ہم اسے قتل نہ کرتے تو وہ ہمیں قتل کر دیتی۔ بوڑھا کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، یہ تم لوگوں نے اپنے حق میں اچھا نہیں کیا۔ اب ملکہ کے ساتھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب تو ملکہ کو قتل کر چکے ہیں، اس لیے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے ہماری کوشش ہے کہ ہم اس جنگل اور اس علاقے سے دور چلے جائیں۔ میں نے مضبوط لہجے میں بوڑھے سے کہا۔ بابا، کیا تم ہماری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ شوبھا نے بوڑھے سے پوچھا۔ بوڑھا شخص سوچنے لگا، پھر بولا، اگر میں تم لوگوں کی مدد کروں تو ملکہ کے ساتھی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ہمیں کوئی ایسا راستہ بتا دو کہ ہم یہاں سے فرار ہو سکیں، شوبھا نے بوڑھے سے کہا۔ ملکہ کے ساتھی یقیناً تم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور جیسے ہی تم انہیں نظر آؤ گے وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ میں تمہاری مدد تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر ملکہ کے ساتھیوں کو پتہ چل گیا کہ میں نے تم لوگوں کی مدد کی ہے تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنی جھونپڑی کے نیچے موجود تہہ خانے میں تم لوگوں کو چھپا دوں اور جب موقع ملے تو تم لوگوں کو وہاں سے نکال دوں تاکہ تم اس علاقے سے دور جا سکو۔ لیکن تم لوگوں کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ تم بے فکر رہو بابا، ہم ہر طرح کی احتیاط کریں گے۔ کیا اس تہہ خانے کے بارے میں کسی اور کو معلوم نہیں؟ شوبھا نے بوڑھے کو تسلی دینے کے بعد اس سے پوچھا۔ نہیں، اس تہہ خانے کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ اچھا، تو پھر تم ہمیں اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں لے چلو، تیمور صاحب نے بوڑھے سے کہا۔ یہ بات تو میں بھول ہی گیا، بوڑھے نے پریشانی سے کہا۔ وہ کیا؟ تیمور صاحب نے پوچھا۔ وہ یہ کہ اگر میں تم لوگوں کو اپنے پاس پناہ دوں گا تو ملکہ کے ساتھ ہی اپنے علم کے ذریعے پتہ لگائیں گے کہ تم لوگ اس وقت کہاں ہو، اور جب تم لوگ میری جھونپڑی کے نیچے موجود تہہ خانے سے نکلو گے تو ملکہ کے ساتھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر تم ہی بتاؤ بابا، ہم کیا کریں؟ شوبھا نے بوڑھے سے پوچھا۔ بوڑھا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں تم لوگوں کی اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تم لوگوں کو ایک نقشہ دے دوں جس کی مدد سے تم لوگ جلد از جلد اس علاقے سے نکل سکتے ہو۔ کیا تم لوگوں کے اور بھی ساتھی ہیں؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں بابا، ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ہم ایک نیک مقصد کے لیے کام کر رہی ہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ آئندہ ہمارے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ خود کچھ علم جانتے ہیں، اس لیے اب تک شیطان سے محفوظ ہیں، تیمور صاحب نے کہا۔ بوڑھا ایک سرداہ بھر کر بولا، کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں بھی تم لوگوں کا بھرپور ساتھ دے سکتا، لیکن تم لوگ فکر نہ کرو، مجھ سے جس حد تک ممکن ہوا میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ تم بھی فکر نہ کرو بابا، اگر ہم یہاں سے نکل گئے تو ہر قیمت پر تمہیں یہاں سے لے جائیں گے۔ تم لوگ اب آرام کرو، میں تم لوگوں کو نقشہ دے جاؤں گا، بوڑھے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ بوڑھا لالٹین اٹھاتا، ایک آہٹ نے ہم سب کو چونکا دیا۔ ہم سب مستعد ہو کر باہر کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، سب بھی باہر کی جانب دیکھ رہے تھے، شاید کوئی ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، ہاں ایسا ہی لگتا ہے، تیمور صاحب نے بھی دھیرے سے کہا، اور بوڑھے کے نزدیک رکھی لالٹین کو بجھا دیا۔ یہ کیا کیا؟ میں نے تیمور صاحب سے پوچھا۔ کمرے میں روشنی ہونے کی وجہ سے باہر سے آنے والا کوئی بھی دشمن ہم پر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے، تیمور صاحب نے جواب دیا۔
कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अंधेरे में एक हैवला दरवाजे की तरफ हरकत करता दिखाई दिया। उसने दरवाजे पर मौजूद शाखें धीरे से एक तरफ की और बाहर निकल गया। हम सब खामोश थे। मैं किसी भी हमले की सूरत में कोई लाहे अमल तय करने की कोशिश कर रहा था। बरलवीज के बाहर जाने के बाद ना तो उसकी कोई आवाज़ आई और ना ही कोई दूसरी आवाज़। ना जाने बरलवीज बाहर क्या कर रहा होगा। तैमूर साहब ने धीरे से कहा, मेरा ख्याल है कि वो किसी खतरे की वजह से खामोश है। शोभा ने अपना ख्याल जाहिर किया। बरलवीज को गए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। वो अब तक वापस नहीं आया और ना ही उसकी कोई आवाज़ आई। मैं बाहर जाता हूँ और जायज़ा लेता हूँ, आप लोग बाद में आना, मैंने कहा। ठीक है, तुम बाहर जाओ और पूरे सेन का जायज़ा लेकर फ़ौरन वापस आ जाओ, या ज़ोरदार आवाज़ में कह दो कि हमें क्या करना चाहिए। तैमूर साहब ने कहा तो मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ लम्हे तो मैं दरवाजे के करीब ही खड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंधेरे की वजह से मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो सका कि आसपास कोई मौजूद है या नहीं। फिर मैं सीधे हाथ की तरफ चलने लगा। मैं निहायत एहतियात के साथ कदम उठा रहा था। खंजर मेरे हाथों में था और मैं किसी भी लम्हे हमला करने के लिए तैयार। मैं धीरे धीरे चलता हुआ सहन की दीवार तक आ गया। फिर मैं दीवार के साथ साथ ही चलता रहा और यूं घर के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गया। मैं हैरान था कि आखिर बरलवीज अब तक क्यों खामोश है और मुझे अब तक मेरा दुश्मन क्यों नहीं मिला। मैं घर के दरवाजे से बाहर आ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि आसपास क्या है। अचानक एक जोरदार और खौफनाक कहकहा सुनाई दिया। मैं कुछ खौफजदा और परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका कि आखिर कहकहा लगाने वाला कौन और कहाँ है। ये किसने कहकहा लगाया है? मैंने कमरे के दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से पूछा, पता नहीं। तुम ठीक हो ना सुल्तान? तैमूर साहब ने मेरे सवाल का जवाब देने के बाद मुझसे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वही कहकहा सुनाई दिया और साथ ही फिजा में कुछ चिंगारियां दिखाई दी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये कौन है जो कहकहे लगा रहा है। बरलवीज की अब तक आवाज़ नहीं आई। मैं उसकी तरफ से काफ़ी परेशान था। मैंने चीख कर कहा, बरलवीज तुम कहाँ हो? कहकहा एक बार फिर फिजा में बिखर चुका था और चिंगारियां नजर आ रही थीं। फिर किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं घर से बाहर की तरफ गिर पड़ा। मैंने हैरान होकर अंधेरे में उस तरफ देखा जिस तरफ से किसी ने मुझे धक्का दिया। अंधेरे की वजह से मैं किसी को देख ना सका। कौन हो तुम? मैंने कदरे गुस्से में पूछा। किसी ने जवाब न दिया। मैं चंद लम्हे जमीन पर ही पड़ा रहा, फिर खड़ा हो गया। एक मर्तबा फिर किसी ने मुझे धक्का दिया, लेकिन इस बार मैं संभल गया और जमीन पर नहीं गिरा। मुझे किसी ने कई धक्के दिए और मैं घर से काफ़ी दूर आ गया। फिर मुझे अपने करीब ही भेड़िए जैसे गुर्राहट सुनाई दी। मैं कुछ खौफजदा हो गया। मैंने हाथों में पकड़ा खंजर बरक रफ्तारी से अपने चारों तरफ इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया। यूं ही खंजर चलाता रहा, लेकिन मेरा खंजर किसी को नहीं लगा। मैं रुक गया और इधर उधर देखकर अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि कोई मेरे करीब आया है या नहीं। अचानक मुझे भेड़िए जैसी गुर्राहट फिर सुनाई दी। मैं एकदम मुस्ताद हो गया और अंदाज़ा लगाने लगा कि गुर्राहट कहाँ से आई है। मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि गुर्राहट की आवाज़ मेरे दाएं जानिब से आ रही थी। वहाँ मुझे छोटे छोटे सुरख बल्ब जलते दिखाई दिए, जो यकीनन किसी जानवर की आंखें थीं। मैं समझ गया कि ये वही है जो मुझे धक्के दे रहा था और हो सकता है कि अब वो मुझ पर हमला कर दे। मैंने खंजर बुलंद कर दिया ताकि उस जानवर के करीब आने पर उसके जिस्म में उतार सकूं। वो जानवर धीरे धीरे गुर्राता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। चंद ही लम्हों में वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया। मैंने खंजर से उस पर हमला कर दिया, लेकिन मेरा खंजर किसी चीज़ से नहीं टकराया और हवा में लहरा कर रह गया। मैं हैरान हो गया कि आखिर इस जानवर को मेरा खंजर क्यों नहीं लगा। मैंने उसकी सुरख बल्बनुमा आंखों के दरमियान खंजर मारा। उसकी आंखें मेरे चेहरे के करीब आ गईं। उसकी गर्म सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। मैंने एक बार फिर खंजर उसकी आंखों के दरमियान मारा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं कुछ परेशान हो गया। मैं सोच रहा था कि आखिर इस जानवर पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। अचानक किसी ने मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने कलाई छुड़ाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैंने जोर से चीख कर अपने साथियों से कहा, तुम लोग खैरियत से हो? मुझे किसी का जवाब सुनाई नहीं दिया। मेरे दिल में तरह तरह के खदशे उभर रहे थे। जिस किसी ने भी मेरी कलाई को पकड़ा था, उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि अगर मेरी कलाई पर दबाव यूं ही बढ़ता गया तो मेरे हाथों में खून की गर्दिश रुक जाएगी। मुमकिन है कलाई भी टूट जाए। मैंने कलाई छुड़ाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। साथ ही साथ मैं हवा में खंजर भी लहरा रहा था। कोई बिल्कुल ही करीब मौजूद था, लेकिन उसे खंजर लग नहीं रहा था। मैं अपनी कलाई छुड़ाने में नाकाम रहा। फिर किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और मैंने उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश मजीद तेज कर दी, लेकिन मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। मैं खिंचता हुआ चलता रहा। फिर मैंने अचानक अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोरदार झटका दिया और मेरा हाथ आज़ाद हो गया। मैंने मौका को गनीमत जाना और एक तरफ दौड़ लगा दी।
दौड़ते हुए मुझे ये खतरा तो था कि मैं किसी चीज से टकरा सकता हूँ, लेकिन दौड़ने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा, सुरख आंखें मेरे पीछे आ रही थीं। मैंने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैं किस जानिब जा रहा हूँ और कब तक दौड़ता रहूंगा और आगे मेरे साथ क्या होगा। फिलहाल मेरा सबसे मसला अपने पीछे आने वाले जानवर या बला से जान छुड़ाना था। काफी देर तक यूं ही दौड़ता रहा। फिर अचानक कुछ दूर रोशनी नजर आई। मैंने सोचा कि ये कैसी रोशनी है। मेरे दिल में बहुत से खदशात उभरने लगे। मैंने रोशनी की तरफ जाने का फैसला कर लिया। मुझे अंदाजा हुआ कि वो रोशनी किसी कच्चे मकान के रोशनदान से बाहर आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही सुरख आंखें अब भी मेरे ताक़ुब में थी। मैं तेजी से दौड़ता हुआ कच्चे मकान तक पहुंच गया। मैंने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी और पीछे मुड़कर देखा। सुरख आंखें मेरे पीछे मौजूद थीं और मेरे करीब आ रही थीं। मैंने एक बार फिर मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। मेरी नजरें अब भी सुरख आंखों पर लगी हुई थी। इससे पहले कि सुरख आंखें मुझ तक पहुंचती, मकान का दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि दरवाजा खोलने वाली एक बुढ़िया थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और घर में घुस गया। मैंने घर से बाहर देखा, अब सुरख आंखें वहां नहीं थी। मेरे पीछे कोई बला लगी हुई थी। मैंने बुढ़िया से कहा। वो हैरान नजरों से मुझे देख रही थी। कुछ देर इसी तरह मुझे देखती रही। फिर किसी अजनबी जुबान में उसने मुझसे कुछ कहा। उसकी कही बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने उससे कहा, क्या तुम उर्दू या इंग्लिश नहीं जानती? बुढ़िया ने फिर किसी अजनबी जुबान में मुझसे कुछ कहा। मैंने उसे इशारों से अपनी बात समझाने की कोशिश की, जिस पर उसे मेरी बात कुछ समझ आ गई। मैंने उसे इशारों में बताया कि मैं सुबह तक यहाँ रहना चाहता हूँ। बुढ़िया ने मेरी बात मान ली और जमीन पर आराम करने का इशारा किया। मैं जमीन पर बैठने के बाद सोचने लगा कि आखिर ये बुढ़िया कौन है और यहाँ क्या कर रही है। फिर मुझे ख्याल आया कि ये भी यकीनन जंगलियों की साथी होगी, क्योंकि इसके नकूश भी कुछ जंगलियों जैसे थे और फिर इसे उर्दू या कोई दूसरी जुबान भी नहीं आती। इसका मतलब था कि मैं यहाँ भी महफूज नहीं। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि बुढ़िया को रस्सियों वगैरह से बांध दूं, वरना ये मौका पाते ही घर से बाहर जाकर सबको मेरे मुतल्लिक बता देगी। अभी मैं बुढ़िया के बारे में ही सोच रहा था कि उसने कुछ कहा, मुझे कुछ इशारा किया। मैं कुछ देर उसके इशारे को समझने की कोशिश करता रहा और उसका इशारा समझ गया। वो मुझसे कुछ खाने पीने के बारे में पूछ रही थी। मैंने उसे पानी लाने का इशारा किया। वो मकान के अंदरूनी हिस्से में चली गई। वो आई तो उसके हाथ में 2 प्याले थे। उसने दोनों प्याले मेरे सामने रख दिए तो मुझे पता चला कि उनमें से एक में पानी था जबकि दूसरे में दूध। मैंने पानी पी लिया और उसे दूध ले जाने का इशारा किया। बुढ़िया ने मुझे इशारे से बताया कि दूध पी लेने से मेरे जिस्म में तवानाई आ जाएगी। मैंने दूध पीने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुझे दूध पिला दिया। दूध में ना जाने क्या मिला हुआ था कि मुझे अपने अंदर तवानाई और चुस्ती महसूस हुई। फिर बुढ़िया ने मुझे लिटा दिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरा सर दबाने लगी। मैं अपने आप में शर्मिंदा हो गया कि मैं तो इसे बांध देने के बारे में सोच रहा था, जबकि वो मेरी खिदमत करने में लगी हुई थी। मैंने आसपास का जायजा लिया। एक जानिब मिट्टी का दिया जल रहा था। कमरे में ज़मीन बहुत साफ सुथरी थी। दीवारों पर मुख्तलिफ जानवरों की खालें लटक रही थीं। मैंने इशारे से बुढ़िया से पूछा कि क्या वो शिकारी है, तो उसने बताया कि वो शिकारी है। मैं उसके इशारों का मतलब काफ़ी हद तक समझ रहा था। वो कह रही थी कि वो मेरी मदद करना चाहती है और मुझे इस जगह से दूर पहुंचाना चाहती है। मैंने उसे दरियाफ्त किया कि वो कब मुझे यहाँ से ले जाएगी, तो उसने इशारों से बताया कि अगर मैं थका हुआ नहीं तो वो मुझे अभी ले जाने के लिए तैयार है। मैं सोच में पड़ गया। मुझे अपने साथियों का ख्याल आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि बुढ़िया को बताऊं कि मेरे साथी भी हैं, मैं उन्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूं। मैंने इशारों से बुढ़िया को अपने दिल का हाल सुना दिया। उसने भी इशारों की मदद से मुझे समझाया कि वो मेरे साथियों को ले जाने पर राजी नहीं। मैंने बुढ़िया को इशारों से बताया कि मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। बुढ़िया ने इस बात में सर हिलाया और मकान के अंदरूनी हिस्से में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक पोटली थी। मैंने इशारों से उससे पूछा कि पोटली में क्या है, तो उसने बताया कि पोटली में खाने की कुछ चीज़ें हैं। वो अंधेरे में एक महफूज और मुनासिब रास्ते पर चलने लगी। मैं समझ गया कि बुढ़िया इस रास्ते पर आती जाती रहती है, इसीलिए उसे अंधेरे में चलने के बावजूद कोई दुश्वारी नहीं हो रही। अंधेरे में चलने के बाद काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया कि आसपास क्या है। बहुत देर तक चलते रहने के बाद बुढ़िया मुझे एक मैदानी इलाके में ले आई। मैंने सोचा कि ना जाने वो कब तक यूं ही चलती रहेगी। फिर मुझे दूर रोशनी नजर आई। करीब पहुंचने पर मुझे पता चला कि वो रोशनी एक कच्चे मकान में हो रही है। मैं कुछ परेशान हो गया कि बुढ़िया मुझे कहाँ लेकर आ गई। बुढ़िया ने मकान के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी तो दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली एक औरत थी। उसकी शक्ल देखकर मैं चौंक गया। वो मलका थी। मैं कुछ खौफजदा हो गया क्योंकि मलका किसी तरह बच गई थी और अब मेरे सामने खड़ी थी। मैंने सोचा कि फ़ौरन वहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यह सब इन लोगों का इलाका है और मैं इन लोगों से बचकर कहीं नहीं जा सकता।
बुढ़िया ने निहायत चालाकी से मुझे फंसा दिया। मैं इस बात पर हैरान भी था कि आखिर मलका कैसे बच गई, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से उसे कत्ल किया था। अभी मैं सोच ही रहा था कि मलका से क्या कहूँ। बुढ़िया ने मलका से कुछ कहा, मलका एक तरफ हट गई और बुढ़िया ने अंदर दाखिल होते हुए मुझे भी अंदर आने का इशारा किया। मैं हिचकिचाता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर फर्श पर खूबसूरत कालीन बिछे हुए थे और एक ऊंची जगह पर दिया जल रहा था। यहाँ पर भी बुढ़िया के मकान की तरह दीवारों पर मुख्तलिफ जानवरों की खालें टंगी हुई थी। मैं अभी कमरे का जायजा ही ले रहा था कि मलका ने कहा, आराम से बैठ जाओ। मैंने हैरत से मलका की तरफ देखा। उसकी आवाज़ किसी खूंखार शेरनी से मिलती जुलती थी। मैं समझ गया कि वो यकीनन गुस्से में थी। बुढ़िया कालीन पर बैठ चुकी थी। मैं भी मलका की तरफ हैरत और खौफ से देखते हुए कालीन पर बैठ गया। मलका ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मलका के सवाल पर मैं हैरान हो गया। मैं शिकारी हूँ, मैंने मलका को बताया। शिकारी हो तो तुम्हारी बंदूक कहाँ है? औरत ने पूछा। वो मुझसे गिर चुकी है, मैं अपने साथियों से भी बिछड़ चुका हूँ। तुम कब से इस जंगल में हो? औरत ने पूछा। तकरीबन 1 हफ्ता कबल मैं अपने 2 साथियों के साथ जंगल में आया। हम लोग शेर का शिकार करने की गर्ज से आए, लेकिन शेर का शिकार न कर सके। मेरी एक साथी रोजीना को एक शेर ने काफ़ी जख्मी कर दिया। हम लोग बड़ी मुश्किल से शेर को भगाने में कामयाब हुए, लेकिन कुछ देर बाद कई शेरों ने हम पर हमला कर दिया तो मैं अपने साथियों से बिछड़ गया। मैंने औरत को एक फर्जी कहानी सुनाई। अब तुम अपने साथियों को ढूंढना चाहोगे या यहाँ से जाना चाहते हो? औरत ने मुझसे पूछा। मेरे साथी मिल जाएं तो अच्छा है, मैंने जवाब दिया। ठीक है, सुबह तुम मेरे साथ चलना, हम तुम्हारे साथियों को ढूंढने की कोशिश करेंगे, औरत ने कहा। फिर वो बोली, आओ मेरे साथ। वो मुझे लेकर एक और कमरे में आ गई। यहाँ भी कालीन बिछा हुआ था। वो मुझसे बोली, तुम सुबह तक यहाँ आराम कर सकते हो। मैं कालीन पर बैठ गया और औरत वापस चली गई। मैं सोचने लगा कि आखिर बुढ़िया और औरत कौन है? क्या ये लोग जंगलियों के साथी नहीं? औरत की शक्ल हूबहू मलका जैसी थी। उसने भी मलका जैसा ही लिबास पहन रखा था, लेकिन उसकी आवाज़ खूंखार जानवर जैसी थी। मैं अपने साथ बीते हुए हालात के बारे में सोचने लगा। तैमूर साहब और बरलवीज वगैरह की वजह से मैं बहुत परेशान था। वो लोग ना जाने इस वक्त किस हाल में होंगे, उन पर ना जाने क्या बीती, और पता नहीं वो जिंदा भी थे या नहीं। मैं काफ़ी देर तक मुख्तलिफ बातें सोचता रहा। फिर मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। आखिरकार मैं नींद के आगोश में चला गया। मुझे सोए हुए शायद ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सामने इंसानी ढांचे खड़े हैं। मैं उन्हें देखकर खौफजदा हो गया। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। कहीं से आवाज़ आई तो मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे कहीं कोई नज़र ना आया। फिर मैं ढांचों की तरफ देखने लगा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैंने भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, ढांचे मेरे पीछे आ रहे थे। मैंने और तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। फिर काफ़ी दूर जाकर मैंने पीछे देखा, ढांचे अब भी मेरी तरफ आ रहे थे। फिर एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, तुम मत भागो, ये ढांचे तुम्हें एक पैगाम देना चाहती हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मुझे पता न चल सका कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ढांचे अब भी मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने एक लम्हा के लिए सोचा कि रुक जाऊं और उस आवाज़ की बात मानते हुए उन ढांचों को करीब आने दूं और देखूं कि आखिर ये मुझे क्या पैगाम देना चाहती हैं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कहीं ये मुझे घेरने की चाल ना हो और ये आवाज़ ढांचों ही की हो या उनके किसी साथी की हो। मैंने दोबारा भागना शुरू कर दिया। मैं जंगल में दौड़ रहा था। मुझे एक मकान नजर आया जिसमें रोशनी हो रही थी। मैं भागता हुआ मकान के नज़दीक आ गया और पीछे मुड़कर देखा, ढांचे मुझसे काफ़ी दूर थे। मैंने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली मलका थी। उसने कहा, अंदर आ जाओ। मैं मलका की बात सुनकर घर में दाखिल हो गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और जंगल में क्या कर रहे थे। मैंने जवाब दिया कि मैं शिकारी हूँ, अपने कुछ साथियों के साथ शेर का शिकार करने आया था कि साथियों से बिछड़ गया और ढांचे मेरे पीछे लग गए। मैंने फिर दरवाजे की तरफ देखा। मलका मुझसे बोली, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ, वो ढांचे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम मेरे साथ आओ। मलका मुझे साथ लेकर उसी कमरे में आ गई जहाँ मैं सो रहा था। मुझसे बोली, तुम यहाँ सो जाओ, ढांचे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सुबह मैं तुमको तुम्हारे साथियों से मिला दूंगी। मलका की बात सुनकर मैं फर्श पर लेट गया और सोचने लगा कि मलका कौन है और वो ढांचे कौन थे। अभी मैं यही कुछ सोच रहा था कि वो ढांचे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं खौफजदा होकर बैठ गया। उनमें से एक ढांचा मेरे करीब आया और उसने मेरी गर्दन पर हाथ जमा दिए। मेरा सांस रुकने लगा। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई। मैं घबराकर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। वहाँ कोई ढांचा नहीं था और जो कुछ मैंने देखा था वो एक ख्वाब था। मैंने सुकून की एक गहरी सांस ली और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। मेरा चेहरा और बाल पसीने की वजह से गीले हो गए। फिर मैं दोबारा लेट गया। धीरे धीरे अपने बालों में हाथ फेर रहा था और सोच रहा था कि ना जाने अब मैं इस जंगल से सही सलामत निकल सकूंगा या नहीं।
अचानक मुझे एक आहट उस जानिब से आई। मैं कुछ देर तक दरवाजे की तरफ देखता रहा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे ये यकीन था कि आहट उस जानिब से आई है। मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा, फिर मैं ये सोचकर मुतमईन हो गया कि औरतों वाले कमरे में कुछ हुआ होगा। मैं छत की तरफ देखकर एक बार फिर सोचों की दुनिया में खो गया। आहट फिर सुनाई दी। मैंने चौंक कर फिर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। वहां मुझे दरवाजे पर कुछ छोटी छोटी लकड़ियां दिखाई दी। मैं फौरी तौर पर नहीं समझ सका कि वो लकड़ियां वहां क्यों हैं। फिर उन लकड़ियों में हरकत पैदा हुई और एक इंसानी ढांचे का हाथ मेरे सामने आ गया। मैंने कमरे से बाहर जाने के लिए किसी दूसरे रास्ते की तलाश में निगाहें दौड़ाईं। कमरे में बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा था, जहां इंसानी ढांचा खड़ा मौजूद था। कमरे में तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान। ढांचा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद एक और इंसानी ढांचा कमरे में दाखिल हो गया। मुझे याद आ गया कि ये तो वही ढांचे हैं जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा। मैंने बेयकीनी के साथ इधर उधर देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जाग रहा हूँ या अब भी सोया हुआ हूँ। मैंने जल्दी में अपनी उंगली दांतों से काट ली। तकलीफ होने की वजह से मुझे ये यकीन हो गया कि मैं जाग रहा हूँ, लेकिन यह असरार मुझे समझ नहीं आ सका कि आखिर वही ढांचे हकीकत में मेरे सामने कैसे आ गए जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा। इसके अलावा मुझे उनके बारे में यह भी अंदाजा नहीं था कि वो किस मकसद से मेरे पास आए हैं। मैंने जोर से चीख कर कहा, कोई है? लेकिन मैं हैरान परेशान रह गया क्योंकि मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई नहीं दी। मैंने एक बार फिर चीख कर कहा, कोई है जो मेरी मदद करे? इस मर्तबा फिर मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मेरे गले में तकलीफ नहीं थी और ना ही अल्फाज की अदायगी के दौरान मुझे कोई दिक्कत पेश आई। वो दोनों ढांचे मेरे बिल्कुल करीब आ गए। तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, लेकिन मैं सिर्फ मुंह हिलाकर रह गया, इसलिए कि मुझे अब भी अपनी आवाज़ सुनाई नहीं दी। मैं सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक ढांचे ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे अपनी रगों में खून मुंजमद होता महसूस हुआ। मैं तेजी से पीछे हट गया। ढांचा एक बार फिर मेरे करीब आ गया। मैं मजीद पीछे हट गया और फिर दीवार से जा लगा। ढांचा मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अब मजीद पीछे हटने की गुंजाइश न थी। ढांचे का हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। मैंने दीवार पर जोरदार धक्के मारे। मैं अपने बचाव के लिए सिर्फ यही कर सकता था, क्योंकि मेरे सामने एक ढांचा था जबकि दूसरा ढांचा दरवाजे पर मौजूद था। इसीलिए दरवाजे से बाहर जाना मेरे लिए मुमकिन न था। मैंने दीवार पर कुछ जोरदार धक्के मारे तो दीवार मुझे कमजोर होती हुई महसूस हुई। ढांचे का हाथ मेरी गर्दन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। मैंने लगातार कई धक्के लगाए तो दीवार टूट गई और मैं दीवार के टूटे हुए हिस्से के साथ बाहर की जानिब गिर पड़ा। मुझ पर दीवार का कुछ मलबा भी गिरा और उससे मुझे चोटें भी आईं, लेकिन उस वक्त मुझे उन चोटों की परवाह नहीं थी। मैं जल्द अज जल्द इन ढांचों से दूर हो जाना चाहता था। मैंने उठकर दौड़ लगा दी। बाहर अब भी अंधेरा था और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं दौड़ता रहा। अब मुझे अंधेरे में कुछ अंदाजा हो रहा था कि आसपास क्या कुछ है। मैंने रुककर पीछे की जानिब देखा। मेरे करीब तो ढांचे मौजूद न थे, मगर मुझे यकीन था कि ढांचे कुछ ही देर बाद मुझ तक पहुंच जाएंगे। मैं तेज दौड़ने की वजह से काफी हद तक थक गया, इसलिए मैंने दौड़ने की बजाय तेज चलना शुरू कर दिया। मैं बार बार पीछे मुड़कर भी देख लेता। अचानक मुझे अपने अकब में आहट सुनाई दी। मैंने फौरन मुड़कर पीछे देखा। मुझे अंदाजा हो गया था कि ढांचे मेरे करीब पहुंच चुके थे। मैंने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे पीछे ढांचों के दौड़ने की आवाजें मुसलसल आ रही थीं। अचानक मुझे सामने से एक ढांचा आता दिखाई दिया। मैं फौरन दाएं जाने मुड़ गया और मुसलसल दौड़ता रहा। काफी दूर जाने के बाद एक बार फिर मेरे सामने एक ढांचा आ गया। मैं फिर दाएं मुड़ गया। आगे घने दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर कुछ दरख्तों और मैदानी इलाके से होता हुआ मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां से कुछ फासला पर मुझे रोशनी नजर आ रही थी। मैं बिला सोचे समझे उस रोशनी के काफी करीब पहुंच गया और मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि मैं उसी घर पर दोबारा पहुंच गया हूं जहां से मैं भागा था और जहां वो दोनों औरतें मौजूद थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, ढांचे मेरे करीब मौजूद न थे। मैंने सोचा कि क्या मुझे दोबारा घर में जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन ढांचों और औरतों में क्या ताल्लुक है और क्या वाकई इनका आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं। फिर मुझे ख्याल आया कि इन ढांचों ने उन औरतों को भी नुकसान न पहुंचाया हो, क्योंकि जब मैं घर में अपने कमरे में मौजूद था तब वो ढांचे मेरे पास उन्हीं औरतों के कमरे में से आए। यही सोचकर मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने दस्तक नहीं दी बल्कि धीरे से दरवाजे पर दबाव डाला। दरवाजा खुलता चला गया। अब मुझे यकीन हो गया कि पहले ये ढांचे इस दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए होंगे। उसके बाद उन्होंने औरतों को नुकसान पहुंचाया और फिर मेरे कमरे में आए। मैंने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। अंदर कमरे में दोनों औरतें मौजूद न थीं, लेकिन किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। कराहने की आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां मैं भागने से पहले मौजूद था। मैं फौरन दूसरे कमरे में गया। बूढ़ी कालीन पर लेटी हुई थी और कुछ जख्मी थी,
जबकि दूसरी औरत उसके करीब बैठी हुई थी। क्या हुआ इन्हें? मैंने पूछा। ढांचों ने इन्हें नुकसान पहुंचाया है, उस औरत ने जवाब दिया जो मलका से मुशाबे थी। ये ढांचे यहाँ कैसे आए? मैंने औरतों के करीब पहुंचकर पूछा। हम दोनों आराम करने के लिए लेट गई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने ये मौजूद थे। खौफ के मारे मेरे मुंह से चीख भी ना निकल सकी। मैं दौड़कर कमरे के कोने में चली गई। ये बूढ़ी औरत सताशा सो रही थी। ये ढांचे इसके ऊपर से गुजर गए, जिसकी वजह से ये इतनी जख्मी हुई कि बेहोश हो गई। फिर वो ढांचे तुम्हारे कमरे में दाखिल हो गए। मैं सकते में खड़ी सब कुछ देख रही थी। ढांचों ने तुम्हारे कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर आहटें पैदा की और फिर तुम्हारे कमरे में घुस गए। मुझे यकीन था कि वो तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम सो रहे होगे, लेकिन काफी देर तक अंदर से कोई आवाज न आई तो मुझ में तब भी चलने की हिम्मत नहीं थी। देर के बाद जब मेरे होशो हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने सताशा को देखा। वो बेहोश पड़ी थी। मैंने इसे होश में लाने के लिए इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। ये होश में आई। फिर मैं जल्दी से तुम्हारे कमरे में दाखिल हुई, लेकिन तुम और कमबख्त ढांचे कमरे में मौजूद न थे और कमरे की दीवार टूटी हुई थी। मैं समझ गई कि तुम दीवार तोड़कर भाग चुके हो और ढांचे तुम्हारे ताक़ुब में हैं, क्योंकि तुम सब कहीं आसपास मौजूद नहीं थे। औरत कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, तुम वापस कैसे आ गए और ढांचे कहाँ हैं? वो मेरे ताक़ुब में थे, लेकिन मैं घर में आ गया। शायद वो घर के बाहर ही होंगे, मैंने औरत को बताया। फिर मैं कमरे की टूटी हुई दीवार देखकर बोला, कहीं वो यहाँ से अंदर ना आ जाएं। हो सकता है यहाँ से आ जाएं। आओ दूसरे कमरे में चलते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, औरत ने कहा और सताशा को उठाने की कोशिश करने लगी। मैंने उससे कहा, तुम रहने दो, मैं इसे उठा लेता हूँ। मैंने सताशा को उठाया और हम लोग दूसरे कमरे में आ गए। कमरे के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन ढांचे वहाँ मौजूद नहीं थे। औरत ने दोनों दरवाजों की कुंडी लगा दी। मैं सताशा की तरफ देखकर उस औरत से बोला, तुम तो कह रही थी कि ये होश में आ गई है, लेकिन ये तो अब भी बेहोश है। औरत ने मेरी बात सुनकर कहा, हाँ, ये दोबारा बेहोश हो गई है और मैं इसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। इसका मतलब ये है कि इसे काफ़ी शदीद चोटें आई हैं। मैंने ख्याल जाहिर किया। हाँ, चोटें तो काफ़ी शदीद हैं, औरत ने परेशान लहजे में कहा। मैंने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। एक तरफ पानी का बर्तन रखा था। मैंने औरत से कहा कि तुम कुछ पानी दो मुझे। मैं पानी के जरिए इसे होश में लाने की कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं, औरत ने बताया। हो सकता है अब ये होश में आ जाए, मैंने पुरुमीद लहजे में कहा। औरत ने इस बात में सर हिलाया और उठकर पानी का प्याला भरा और मेरे पास आ गई। मैंने उसके हाथ से पानी का प्याला लिया और उसमें थोड़ा पानी हाथ में लेकर सताशा के मुंह पर छींटे मारने लगा। मैं काफ़ी देर तक पानी के छींटे उसके मुंह पर मारता रहा, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। मैंने पानी ज़मीन पर रख दिया और औरत की तरफ देखकर बोला, अब भी पानी से इस पर कोई असर नहीं हो रहा। अभी औरत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सताशा ने हल्की सी जुम्बिश की। हम दोनों उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मैंने कुछ हल्के छींटे सताशा के चेहरे पर मारे तो उसने आंखें खोल दी। उसने मुझे हैरान परेशान देखकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें होश में ला रहा था, मैंने सताशा को बताया। लेकिन मुझे क्या हुआ है? सताशा ने हैरत से पूछा। तुम बेहोश हो गई थी, तुम काफ़ी जख्मी हो, औरत ने सताशा को बताया। सताशा ने उस औरत की बात सुनकर अपने जिस्म को हल्की सी जुम्बिश दी और कराहने लगी। फिर वो बोली, मैं जख्मी कैसे हो गई? औरत ने सताशा को तमाम तफसील बता दी। सताशा ने तमाम बातें सुनने के बाद खौफजदा नज़रों से कमरे के दोनों दरवाज़ों की तरफ देखा और बोली, क्या उन ढांचों ने दोबारा अंदर आने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक तो उन्होंने अंदर आने की कोशिश नहीं की, औरत ने सताशा को बताया। फिर बोली, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ, उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। वो उठकर कमरे के एक कोने में चली गई। वहाँ मौजूद मिट्टी के चूल्हे पर उसने दूध गर्म किया और लाकर सताशा को दे दिया। सताशा दूध पीने के बाद लेट गई। औरत ने उस पर एक जानवर की खाल डाल दी, जिसे सताशा ने कंबल की तरह लपेट लिया। तुम कौन हो? अपने बारे में कुछ बताओ, मैंने दीवार से टेक लगाकर बैठते हुए औरत से पूछा। मेरा नाम निर्मा है और मैं इस जंगल में शैतान के खिलाफ जंग कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, तुम शैतान के खिलाफ जंग कर रही हो? हाँ, लेकिन तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? निर्मा ने मेरी हैरत को देखकर खुद भी हैरान होते हुए कहा, इसलिए कि मैं और मेरे साथी भी शैतान के खिलाफ जंग कर रही हैं। मेरी बात सुनकर औरत ने भरपूर कहकहे लगाने शुरू कर दिए। तुम हंस क्यों रही हो? मैंने उसे पागलों की तरह कहकहे लगाते देखकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहकहे लगाती रही। मैं उससे पूछता रहा कि वो क्यों हंस रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि काफी देर तक मुसलसल खौफनाक कहकहे लगाती रही। फिर उसके कहकहे की आवाज बदलने लगी। मैं हैरत से उसे देखने लगा। अभी मैं उसी पर हैरत ज़दा हो रहा था कि बूढ़ी औरत सताशा ने भी कहकहे लगाने शुरू कर दिए।
وہ دونوں نہایت خوفناک آواز میں کہہ لگا رہی تھی۔ پھر نرما رک کر بولی، تمہارے منہ سے یہی سننا چاہتی تھی کہ تم اور تمہارے ساتھی شیطان کے خلاف جنگ کر رہی ہیں، لیکن تم یہ کیوں سننا چاہتی تھی؟ میں نے قدرے پریشان ہو کر کہا۔ تاکہ تم مزید کوئی جھوٹ نہ بول سکو۔ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ نہیں، میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ میں اسی ملکہ کی روح ہوں جسے تم نے قتل کیا، نرما نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ میرے قتل کے بعد تمہیں جنگل میں جتنے بھی ملے وہ سب میرے ساتھی ہیں، اور تم لوگوں کو خوفزدہ اور پریشان کر کے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اب تم سب کی موت یقینی ہے۔ ملکہ نے اپنی بات کہنے کے بعد زوردار کہہ لگانے شروع کر دیے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ میری جانب بڑھنے لگی۔ میں دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ملکہ مجھ تک پہنچتی، میں دروازے کی کنڈی کھول کر مکان سے باہر آ گیا اور ایک جانب بھاگنے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے ملکہ اور ستاشا کے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ان سے نہیں بچ سکتا، پھر بھی میں بھاگ رہا تھا کہ شاید میرے بچنے کی کوئی صورت بن جائے۔ بہت دیر بھاگنے کے بعد میرا سانس پھول گیا۔ اب مجھ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ میں ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گیا۔ میں نے اپنے پیچھے کی طرف دیکھا۔ ملکہ اور ستاشا کے حیولے میری جانب بڑھ رہے تھے، اور پھر وہ دونوں میرے بالکل قریب آ گئیں۔ اب ان دونوں کے ہاتھ دھیرے دھیرے میری گردن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر بھاگنے کے لیے اپنی تمام تر قوت جمع کی اور ان دونوں کی گرفت سے بچنا چاہا، لیکن میرے جسم میں اتنی قوت نہیں تھی کہ میں مزید دوڑ سکتا۔ ملکہ اور ستاشا کے ہاتھوں نے میری گردن کو چھو لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتی، اچانک ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے اچانک دن ہو گیا ہو۔ ہر چیز واضح اور صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ ملکہ اور ستاشا ایک جانب بھاگنے لگی۔ اچانک وہ منجمد ہو گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں بلند ہو گئیں اور کچھ ہی دیر میں میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئیں۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں۔ دور سے کچھ لوگ میری جانب آتے دکھائی دے رہے تھے، اور پھر وہ لوگ اتنے قریب آ گئے کہ میں انہیں پہچان گئی۔ وہ تیمور صاحب، شوبھا، برلویز اور ہوشا تھے۔ ہوشا کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، بلکہ میں حیران بھی تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا۔ وہ سب مسکراتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ خدا نے تمہیں بچا لیا، شوبھا نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اب تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ ابھی سب کچھ پتہ چل جائے گا، ہوشا نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کے ہاتھ کے سہارے کھڑا ہو گیا، پھر ہم سب چل پڑے۔ ہوشا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے پوچھا۔ جب ملکہ نے نقلی ہوشا کے ذریعے تم لوگوں کو مفلوج کر دیا تو ملکہ کا خیال تھا کہ اس نے میرے دماغ کو ہمیشہ کے لیے مفلوج کر دیا، لیکن شاید اسے میرے علم کا اندازہ نہیں۔ اس نے اپنے علم کے زور پر میرے تقریباً تمام دماغ کو مفلوج کر دیا، لیکن میرے علم کی وجہ سے کچھ حصہ مفلوج نہیں ہوا۔ میں نے بڑی مشکلوں کے بعد اپنے آپ کو ملکہ کے علم سے آزاد کرایا اور پھر فوراً یہاں پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میں نے تیمور صاحب وغیرہ کو ملکہ کے اثرات سے آزاد کرایا، اس کے بعد ہم لوگ تم تک پہنچ گئے۔ اگر تم لوگ صحیح وقت پر نہ آتے تو ملکہ کی روح یقیناً مجھے موت کے گھاٹ اتار دیتی، میں نے کہا۔ نہیں، وہ تمہیں مار نہیں سکتی تھی، ہوشا نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ملکہ کی روح میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ خود تمہیں مار سکتی، اس لیے اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ تم لوگوں کو خوفزدہ کر رہی تھی، اور اس کا اصل مقصد تمہیں خوفزدہ کر کے یا پھر کسی طرح تم لوگوں کو جنگلیوں تک پہنچا کر ختم کروانا تھا، اور وہ اب تک اپنی کوششوں میں ناکام تھی۔ میں نے ہوشا سے پوچھا، وہ ہمیں کیوں جنگلوں تک پہنچانا چاہتی تھی؟ وہ جنگلیوں کو ہم تک کیوں نہیں لے آئی؟ اچھا سوال کیا تم نے، ہوشا نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل شیطانی علم کے بھی کچھ اصول ہیں۔ ان میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد کئی لوگوں اور انسانوں سے رابطہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ملکہ کو بھی شیطان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، بلکہ ملکہ کو اس کی خدمات کی وجہ سے خصوصی رعایت دی گئی، اور اسے صرف اتنا اختیار دیا گیا کہ وہ تم لوگوں کو خوفزدہ کر کے مار سکے یا پھر ان جنگلیوں تک لے جا سکے۔ وہ سب تم لوگوں کو خوفزدہ کر رہے تھے۔ ہم سب سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ دور ایک بڑی سی لانچ کھڑی نظر آ رہی تھی، جبکہ دو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ساحل پر موجود تھیں۔ ہم سب ان دونوں کشتیوں میں سوار ہو گئے اور پھر لانچ پر پہنچ گئے۔ لانچ میں دو آدمی تھے جنہیں دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دونوں لانچ والے تھے۔ چلو بھائی، اب جلد از جلد واپس چلو، ہوشا نے ایک آدمی سے کہا۔ دونوں آدمی لانچ چلانے کے لیے کیبن میں چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم سب کو کیبن میں جا کر آرام کرنا چاہیے، تیمور صاحب نے کہا، اور ہم سب ایک کیبن میں داخل ہو گئے۔ یہ کیبن بہت شاندار تھا۔ اس میں ایک جانب کچھ کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری طرف کئی بیڈ موجود تھے، اور فرش پر نہایت قیمتی اور آرام دہ قالین بچھا ہوا تھا۔ ہم سب ایک ایک بیڈ پر لیٹ گئے۔ مجھے نرم بیڈ پر لیٹ کر بہت آرام ملا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سوچنے لگا
کہ اگر ہوشا جنگل میں نہ آتا تو شاید ملکہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو جاتی اور اب تک ہم لوگ موت کے منہ میں ہوتے۔ کتنا سکون ملا ہے، آرام دہ بستر پر لیٹ کر شوبھا نے کہا۔ واقعی تم ٹھیک کہتی ہو، بہت دنوں بعد ایسا آرام نصیب ہوا، تیمور صاحب نے کہا، اور کچھ ہی دیر بعد سب لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو تیمور صاحب اور برلویز کیبن میں موجود رہی تھے، جبکہ ہوشا آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا اور شوبھا چادر تاننے سو رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر تک ہوشا کو دیکھتا رہا، پھر تیمور صاحب کے بستر پر سگریٹ کا پیکٹ دیکھ کر میرا دل للچانے لگا۔ میں نے اٹھ کر سگریٹ اور ماچس اٹھایا اور واپس اپنے بیڈ پر آ گیا اور سگریٹ سلگا کر اس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ آج بہت دنوں بعد مجھے سگریٹ ملا تھا، میں خوب لمبے لمبے کش لیتا رہا۔ ہوشا کو دیکھا، وہ بھی آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں، میری طرف دیکھ کر بولا، آؤ باہر تازہ ہوا کے مزے لیتی ہیں، اور پھر ہم دونوں کیبن سے باہر آ گئے۔ تیمور صاحب اور برلویز باہر کرسیوں پر بیٹھے تھے، ان کے قریب ہی کچھ اور کرسیاں بھی پڑی تھیں، ہم دونوں بھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ہوشا نے تیمور صاحب سے پوچھا۔ ہم لوگ سمندر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تیمور صاحب نے جواب دیا۔ سمندر سمندر، ہوشا نے سمندر کی طرف دیکھ کر کہا، کتنی گہرائی ہے اس میں، کتنا سکون ہے اس میں، کتنے طوفان ہیں اس میں، کتنا غصہ ہے اس میں، کتنی موجیں ہیں۔ ایک بات بتاؤ ہوشا، میں نے ہوشا سے کہا۔ ہاں ہاں پوچھو، ہوشا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب تم لوگ جنگل میں میرے قریب آئے تھے تو اچانک دن کیسے ہو گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے رات تھی، میں نے پوچھا۔ میری بات سن کر ہوشا مسکرایا، پھر بولا، یہ پراسرار دنیا بھی عجیب ہے، اس کے اسرار سے آج تک کوئی مکمل طور پر آگہی حاصل نہیں کر پایا۔ یہاں ایسے ایسے کرشمے ہوتے ہیں کہ عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ تم جو روشنی اور اندھیرے کی بات کر رہے ہو وہ بھی پراسرار واقعات کی ایک کڑی تھی۔ دراصل اس وقت دن ہی تھا، لیکن ملکہ کی روح نے کچھ اس علاقے میں اپنے علم کی مدد سے اندھیرا پھیلا رکھا تھا، اور جو ہی میں نے اس کے پھیلائے ہوئے طلسم کو توڑا تو اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی ہو گئی۔ میں ہوشا کی بات سن کر حیران رہ گیا، واقعی عقل کو دنگ کرنے والی بات کر رہا تھا۔ ہمارا سفر ہنستے مسکراتے گزر گیا اور ہم لوگ بخیریت تیمور صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ ہم سب کھانے میں مصروف تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تیمور صاحب نے فون اٹھایا اور ہیلو کہنے کے بعد کچھ سننے لگے، پھر بولے، جی ہاں جاشان صاحب، آپ کے کہنے کے مطابق میں کام کر رہا ہوں، اگر آپ کا حکم ہو تو میں سلطان اور برلویز کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ تیمور صاحب نے بات ختم کرنے کے بعد ریسیور رکھ دیا اور مجھ سے اور برلویز سے مخاطب ہوئے، تم لوگوں کو کل واپس روانہ ہونا ہے۔ لیکن کیوں؟ برلویز نے تیمور صاحب سے پوچھا۔ جاشان صاحب کا حکم ہے اور فون پر کوئی مشکوک بات چیت نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں نے جاشان صاحب سے مختلف بات کی ہے۔ اب تمہیں وہیں جا کر پتہ چلے گا کہ انہوں نے تم لوگوں کو کیوں بلوایا ہے۔ لیکن شوبھا کس طرح جائے گی؟ میں نے کہا۔ تیمور صاحب بولے، اسے تم لوگ چھوڑ جاؤ، میں اسے کچھ ہی دنوں بعد کسی نہ کسی طرح بھجوا دوں گا۔ برلویز اور میں دوسرے دن واپس جاشان صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ برلویز نے جاشان صاحب سے کہا، جناب آپ نے ہمیں فوری طور پر واپس کیوں بلوا لیا ہے؟ جاشان صاحب نے جواب دیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سلطان کی والدہ کی خیر خبر بھی رکھی تھی اور انہیں وقتاً فوقتاً مختلف طریقے سے تسلیاں بھی دیتا رہتا کہ سلطان جلد ہی واپس آ جائے گا۔ لیکن اب جب ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تو میں نے سلطان کو فوراً واپس بلوا لیا۔ جاشان صاحب چند لمحے کے لیے رکے اور میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر بولے، سلطان تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہاری والدہ کو کہلوا دیا ہے کہ تم 2-4 روز میں گھر پہنچ جاؤ گے، ان کی طبیعت زیادہ خراب نہیں۔ میں پاکستان بھیج کر صرف تمہاری بہادری اور اخلاص کو آزمانا چاہتا تھا، تم اپنے امتحان میں پورے اترے ہو، اب تم ہمیشہ ہمارے کھینچے ہوئے حصار میں محفوظ رہو گے، کل تم اپنے گھر جا سکتے ہو۔ جاشان صاحب کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور میں نے جاشان صاحب سے کہا، جناب میں ماں سے ملنے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جاشان میری طرف تعریفی نظروں سے دیکھ کر مسکرانے کے بعد بولا، مجھے تم پر فخر ہے، اب تمہارے ذمے صرف یہ کام ہوگا کہ تم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیطان کے خلاف کام کرنے کی طرف راغب کرو۔ تم اپنے شہر میں ہی اپنے کام کے لیے اپنے ممبرز کی مدد سے ایک تربیتی ادارہ بنا سکتے ہو، ہم شاکو کو تمہارے ساتھ رہنے دیں گے۔ تم دونوں کا کام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیطان کے خلاف کام کرنے پر آمادہ کرنا ہوگا، اس طرح تم آرام سے اپنی والدہ کے پاس رہ سکو گے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ برلویز نے جاشان صاحب سے پوچھا۔ وہ تمہیں بعد میں بتا دوں گا، اب تم لوگ جاؤ اور آرام کرو، آج بہت عرصہ ہو چکا ہے، میں ایک پیارے سے بیٹے کا باپ ہوں، میں، شوبھا اور شاکو جاشان صاحب کی ہدایت کے مطابق شیطان کے خلاف
लोगों को मुनज़्ज़म करने का एक इदारा कामयाबी के साथ चला रही हैं। जाशान साहब ने अब हमें यहीं तक महदूद कर दिया है। उनकी कामयाबियों की इत्तला हमें मिलती रहती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप सब लोग अपने अपने तौर पर शैतान के खिलाफ नहीं सोचेंगे, उसके खिलाफ अमल नहीं करेंगे, हमारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है आप लोग मेरी बात पर ज़रूर गौर करेंगे।